Good evening, everyone. Happy Makar Sankranti. गुड इवनिंग सर, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। गुड इवनिंग सर, हैप्पी मकर संक्रांति। Good evening. गुड इवनिंग Uh, सर। आज सेशन सोच रहा था कि नहीं रखूं, बट फिर उसके बाद लगा कि शायद जिन लोगों का इंटरव्यू है उनका तो अभी यही सोच रहे होंगे कि जैसे तैसे मतलब अच्छे से तैयारी हो। क्या लगता है, यही है? जी सर, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मैं सोच रहा था आज कि संक्रांति के लिए छुट्टी कर लूं, लेकिन फिर लगा नहीं, 21 तारीख बहुत पास आ गया, आप लोगों का 1 वीक है बस। ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग एक इंटरनेशनल न्यूज, एक नेशनल, एक बिहार का और एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज समराइज करके बताइए, एक एक करके। सर, हाँ नेक्स्ट। इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि ईरान के साथ अगर व्यापार करेंगे तो अमेरिका उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना चाहता है। और एक नेशनल न्यूज़ ये है कि जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना है उसकी जो किस्त है वो निकाय चुनाव से पहले रोक दिया जाए। और थर्ड एक बिहार से रिलेटेड ये है कि सर यहाँ पर इथेनॉल बेस्ड जो भी कार्स हैं उसमें शायद सब्सिडी की मांग की जा रही है। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड एक इवनिंग प्रियेश। हाँ सर, एक बिहार स्पेशल न्यूज है सर कि सर बिहार विधानमंडल का सर सत्र 2 फरवरी से शुरू हो गई सर। और नेशनल न्यूज में है सर कि गिग वर्कर को 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जो दबाव है हट गया है। और सर इंटरनेशनल न्यूज में है सर, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बीजेपी और संघ के नेताओं से मुलाकात की है। अच्छा, ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, जो अपना लोकल न्यूज़ सर ये है कि यानी कि स्कूलों में 789 स्कूल को हाईटेक लैब से और लाइब्रेरी से सुविधा दी जाएगी। सर, राष्ट्रीय न्यूज है कि जो सेना प्रमुख है थल सेनाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी जी ने बोला है कि हमें रॉकेट फोर्स बनाना चाहिए। और सर, एक इंटरनेशनल न्यूज ये है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड से संबंधित एक विधेयक पेश किया है जिसे यानी कि अमेरिका का 51वां यानी कि 51 नंबर का प्रांत बनाया जाए। यस। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नैन्सी। सर, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत की 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो उसके लिए आज एक लोगो और उसका थीम लॉन्च किया गया है जिसमें कमल का फूल और नमस्ते के शेप में है। और गुड। सर आज उपेंद्र सर चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने की बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऐसी फोर्स बना चुके हैं, तो इंडिया को भी बनाना चाहिए। और सर एक ये कि पारंपरिक एट होम रिसेप्शन जो कि राष्ट्रपति आवास में आयोजित होता है, उसमें अष्टलक्ष्मी राज्यों पर आधारित पारंपरिक भोजन का आयोजन उसमें किया जाएगा। और सर ओके। मेजर स्वाति शांति कुमार को दक्षिण सूडान में अच्छे मतलब वेलफेयर कार्यों के लिए उन्हें यूएन के द्वारा शांति स्थापना के लिए पुरस्कृत किया गया है। गुड। और कोई जोड़ना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग राजीव। सर, एक बिहार रिलेटेड न्यूज़ है सर कि एक 80+ जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, उनका जो है लैंड रजिस्ट्रेशन अब उनके घर से ही होगा। एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट चालू हुई है। क्या? और सर, एक नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है सर, ट्रम्प ने 25% टैरिफ उन कंट्रीज पे लगाई है जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा।
तो इसमें जो इंडिया है उसका जो महत्वाकांक्षा है चाबहार पोर्ट से ट्रेड करने का, उसको एक थोड़ा सा सेटबैक लगा है सर। और एक नेशनल न्यूज़ है सर कि सर होम मिनिस्ट्री है जो, उन्होंने सारे स्टेट के जो डीजीपी हैं उनको क्राउड लार्ज क्राउड के जो इवेंट होते हैं उनके प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक आदेश दिया है, जिसमें रैपिड रिस्पांस हो और वॉलंटियर्स के लिए डिस्टिंक्ट ड्रेस कोड हो, ड्रोन मॉनिटरिंग हो। तो ये 3 न्यूज़ है सर। गुड। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ, हेलो अविनाश। हाँ सर, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है एंटी करप्शन एक्ट पे। ओके। तो उसमें सर डिसेंट मतलब जजमेंट पूरी तरीके से नहीं आया, क्योंकि एक जज ने बोला कि उसमें एक क्लॉज था एंटी करप्शन वाले में कि पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा किसी भी लोक अधिकारी के ऊपर केस करप्शन केस चलाने के लिए आपको पहले परमिशन लेना होगा। तो एक जजमेंट में एक डिसेंट जजमेंट आया और एक में बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। हेलो यस राकेश। सर, इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज आई थी कि जो हमारे सेना अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लेके बोला था कि जो कुछ ड्रोन दिखे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारत की टेरिटरी में, तो पाकिस्तान की मंशा नहीं सुधरने की है। दूसरा सर, चीन का एक आया था कि चीन सक्सगाम क्षेत्र पे जो अपना दावा है वो उस पे अड़ा हुआ है। और तीसरा सर, 25% टैरिफ का न्यूज आया था कि यूएसए बोल रहा है कि 25% टैरिफ उन देशों पे एक्स्ट्रा लगेगा जो ईरान के साथ व्यापार करेंगे अपना। ओके। नेशनल न्यूज में एक ये था कि एक महाराष्ट्र वाला था कि लाडली बहन योजना के तहत जो चुनाव आयोग ने मना कर दिया है अभी किस्त जारी करने के लिए। और उसके बाद सर, जो खेल से रिलेटेड एक न्यूज है कि पंजाब अभी विजय हजारे ट्रॉफी में सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है। और बिहार से रिलेटेड एक न्यूज था कि इंद्रपुरी जलाशय का जो बिहार और झारखंड से में विवाद था उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है सर। बिहार की रणजी टीम के कैप्टन किनको बनाया गया है? केबुल गिनी। गुड। और कोई ऐड करेंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, अमेरिका में ग्रीनलैंड के विलय से जो बिल पास हुआ है सर, और ग्रीनलैंड को ऐड करने के लिए। दूसरा ये है कि सर बिहार में शहद क्रांति लाई जा रही है, जिसमें 12.5% लगभग शहद उत्पादन का रिकॉर्ड बताया गया है। और सर राज्य में बिहार में वो 789 सर लगभग स्कूल में स्मार्ट क्लास लैब बनाई जाएगी। हम्म। अच्छा, ये जो बिल लाया गया है यूएस में, वो कौन लाए हैं? किनके द्वारा वो बिल लाया गया है? सर अमेरिका के सांसद के द्वारा। हाँ हाँ, उनका नाम, ये बीपीएससी में ये सब इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ वहां तक नहीं रहिएगा। ये सर देख लेंगे सर। कोई जो ध्यान से वो पढ़े हो? जैसे अगर आप 1 2 3 जो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील जब हुआ था उस समय भी एक एक्ट आया था, तो वो भी एक नाम से उस समय जो वहाँ के सीनेटर होंगे उनके नाम से वो फेमस था। ठीक है, तो इस टाइप से यूएस में नाम से भी एसोसिएटेड रैंडी रहता है। सर हेलो। रैंडी करके कुछ नाम हाँ। था सर। रैंडी। ओके। ठीक यस है। सर। रेंडी फाइन सर। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी के इंटरव्यू में क्या आया उससे उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन लाए और
जो पेरिफेरल फैक्चुअल डिटेल्स रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले जहाँ से हम लोग शुरू करने वाले थे वहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है, वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी वो न्यूज़ में था कि बांग्लादेश जो है वो T20 में वर्ल्ड कप में भारत आने से क्यों इनकार कर रहा है। सर बांग्लादेश सर का मानना है कि उसको सुरक्षा से रिलेटेड कंसर्न है, लेकिन इसके पीछे की मंशा, वो पाकिस्तान से उसकी मित्रता बढ़ती जा रही है, तो वो पाकिस्तान के तर्ज पे भारत को का इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा इंसल्ट करना चाहता है सर। ये एक रीजन है, ये बैक ओके, रीजन है सर। इंटरव्यू में आपको जब बोलना होगा तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है कि लेकिन इसके पीछे की मंशा, ये आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ये फर्दर फॉलो अप क्वेश्चंस में आएगा। पहला ओके जो है सर। वो सुरक्षा कारण का उन्होंने हवाला दिया है, ठीक है। ओके और सर। सर हाँ, ये दूसरा है बोल कि सकते हैं सर। हाँ सॉरी, बोलिए। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ अजहर, आप क्या बोल रहे हैं। सर मैं बोल रहा था कि मेनली सर जब आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को जब हटाया गया था, जो वहाँ के एक बॉलर हैं बांग्लादेश के, उसके बाद ये प्रतिक्रिया आई थी। और इस हम्म। प्रतिक्रिया के लिए उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। हालांकि आईसीसी ने इससे इनकार कर दिया है और आईसीसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों का हवाला सही नहीं है और यहाँ पर भारत में बांग्लादेश को न्यूनतम सुरक्षा है, न्यूनतम सुरक्षा के खतरे हैं जिसे संभाला जा सकता है। हम्म। बिल्कुल, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अ, और अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट के इतिहास में और पहले कभी ऐसा हुआ है जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री में खेलने के लिए नहीं गए हो। सर हाँ, पाकिस्तान और इंडिया में तो अक्सर होते रहते हैं, मतलब ओके, करते और कोई मेजर इवेंट जैसे वर्ल्ड कप वगैरह में। सर 1972 से 1992 के बीच साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट का विरोध किया गया था। ओके। और सर अभी हाल ही में जो पाकिस्तान और भारत के बीच सुरक्षा कारणों से जो ये मैच कैंसिल हुए हैं या फिर पोस्ट किसी और कंट्री में शिफ्ट हुए हैं सर। हम्म। सर हाल ही में और चैंपियंस ट्रॉफी में देखा गया था कि मेजबानी टीम पाकिस्तान में इंडिया ने गया था खेलने से। अच्छा। हम्म। और 2021 में सर न्यूजीलैंड द्वारा पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया गया था सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। राइट। और 1996 वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका में जब बम टेरर ब्लास्ट हुए थे, बम ब्लास्ट, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भी मना किया था, ठीक है। तो ये सब कुछ मेजर इवेंट्स हुए। और जब ऐसा होता है कोई कंट्री अगर नहीं जाती है खेलने के लिए तो क्या होता है। सर एक उसके न्यूट्रल पॉइंट्स फॉरफिट कर बना दिए दिया जाते जाता है। हैं। राइट। कोई न्यूट्रल पॉइंट्स। वेन्यू डिसाइड किया जाता है, ऐसे भी होता है सर। 1996 के वर्ल्ड कप में सर श्रीलंका को इसका फायदा भी मिला था, वो डायरेक्ट टॉप 4 में क्वालिफाई कर गई। बिल्कुल, अगर ऐसा रहेगा जैसे आईसीसी ने भी बोला है कि ये जो शेड्यूल था वो पहले से ही बन चुका है, तो इसीलिए अगर उस केस में अगर ये स्टेलमेट नहीं होता है क्लियर, तो फिर जो टीम उस समय खेलेगी उसको पॉइंट मिल जाएगा, वॉक ओवर पॉइंट्स जो होता है, ठीक है। और वेन्यू चेंज का तो ऑप्शन बताया ही एक कैंडिडेट, ठीक। और पेनाल्टी भी लगती है ना सर। हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटिव इशू है, और ऑब्वियसली वो आईसीसी का डिसीजन रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअली है बस कि जीडी बिरला प्राइज जो रिसर्च के लिए था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो किसको दिया गया है इस बार। सर अतीक बुशरा को। बुशरा अतीक। हाँ, बुशरा अटीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो अभी अभी तो उतने विवाद में नहीं है, लेकिन उस समय अभी 2-3 दिन, आई थिंक एक हफ्ते पहले ज्यादा विवाद में था कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने हिजाब, नकाब और घूंघट, इन सब के लिए गाइडलाइन जारी किया था कि ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग ज्वेलरी सेल नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से ये उनका डिसीजन सही है या फिर क्या बोलना चाहेंगे। सर क्योंकि सर रिसेंटली
सिक्योरिटी के कारणों से तो ऐसा करना जरूरी है सर, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए। पर पूरा एक सामूहिक बहिष्कार करना सही नहीं है सर। इसके लिए सर आइडेंटिफिकेशन को जरूरी करना चाहिए। जैसे सर एंट्री के टाइम आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर उनके आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा सकते हैं। ओके। तो इसमें बिल्कुल, और क्या क्या चीजें जो है इसमें ये स्टेक पर है, या फिर अगर आपको बोला जाए इसमें डायलेमा कहाँ कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है सर। ओके। और कोई जोड़ेंगे? राइट टू हाँ, फ्रीडम, रिलीजन सर फ्रीडम एक्चुअली का इंडिया एक भी। सेकुलर स्टेट है, तो कहीं ना सर इंडिया सर सेकुलरिटी पे भी एक क्वेश्चन उठता है इंडिया के, क्योंकि इंडिया एक अपने आप को पॉजिटिव सेकुलर स्टेट है, तो कहीं ना कहीं इस पे भी एक इशू क्रिएट हो सकता है। ओके। और वुमेन डिग्निटी, ये भी एक फैक्टर है, डिग्निटी ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमन अनुराग लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर डिग्निटी। बिल्कुल। तो ये सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है। बट सर तो एक तो, इसमें हाँ प्रियेश बताइए। सर इसमें मैं ये दूसरा पक्ष बोलना चाहूंगा सर। इसमें दुकानदार लोग को भी तो सर हक है ना, राइट टू रिफ्यूज सर्विस का। जैसे पेट्रोल पंप पे हेलमेट नहीं ले जाने पे पेट्रोल नहीं देने का, ये इस टाइप से तो चलते आ रहा है पहले से। तो हाँ हाँ, इसमें इसीलिए तो आपको वहाँ पार्टिकुलर पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी पे वो नहीं बोला गया है, पुरुष के लिए भी लागू है सर। हम्म। हाँ, ये तो सही बात है। तो इसीलिए वहाँ पे अगर इंटरव्यू बोर्ड में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको पॉइंट्स, मतलब थोड़ा सा पॉइंट फॉर्मेट में ही बात करना है। जैसे आपने एक राइट टू रिफ्यूजल वाला पॉइंट ये किया कि, तो बिल्कुल स्टेक होल्डर अप्रोच के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ज्वेलर एसोसिएशन की तरफ से ये है, और दूसरा एस्पेक्ट हमने अभी डिस्कस किया, तो ये है। फिर उसके बाद अगर वो बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, तो फिर जैसे एक अजहर का एक व्यू था, उसी तरीके का आप एक व्यू रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी ओके बात है सर। कि मतलब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, सरकार को साथ में बैठ के उनसे उनके कंसर्न्स को और किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। ठीक है। सर इसमें एक और व्यू पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आइडेंटिटी कार्ड आपको कोई देता है, तो उससे ये प्रूफ थोड़ी ना होता कि कोई भी नकाब के पीछे कोई और है, वही पर्सन है। नहीं, जैसा अजहर ने बताया था कि एंट्री के टाइम पे वेरीफाई कर ले, वहां पे अगर फीमेल सिक्योरिटी पर्सन हो तो वो फ्रिस्किंग के टाइम पे वेरीफाई करके और फिर अंदर जाने। ठीक है। सर लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है कि हर जो छोटे दुकानदार हैं वो इस तरह का फैसिलिटी दे, प्रोवाइड करे। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए तो अभी ये डिस्कशन में आ गया था। ओके। ठीक है, और कोई समराइज करना चाहेंगे इस इशू को, या फिर हम लोग आगे बढ़े? सर बस ठीक है। एक चीज हाँ। थी। आधार यस आधार संध्या। कार्ड का जैसे उन्होंने बोला, पर आधार तो खुद बहुत सारे प्राइवेसी रीजंस के कारण न्यूज में रहता है, और वो तो खुद आर्टिकल 21 का हनन नहीं हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का, कि मैं क्यों दिखाऊं, मुझे बस एक सामान ही तो खरीदना है, उसके लिए मैं अपना आधार कार्ड क्यों दिखाऊं। वैसे जो लोग गोल्ड वगैरह खरीदते होंगे, उसमें कहीं कहीं पर एक पॉइंट से ज्यादा अगर आप मतलब अमाउंट का खरीदते हैं, तो फिर वहां पे तो ऐसे भी आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स, या फिर कुछ पैन कार्ड देना आइडेंटिटी, पड़ता है सर। हाँ पैन पैन कार्ड। कार्ड देना पड़ता है सर, वो तो फिर। हाँ। तो इसीलिए वो भी है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ईरान में अभी क्या विवाद चल रहा है? सर प्रेजेंट में ईरान में इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन हाई है, रियाल गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस के कारण लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, और जिस कारण सरकार उन पे प्रेशर कर रही है।
फिर इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कि यूएस, वो उस प्रोटेस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये इशू है। ओके। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे सर। एक महिलाओं का हिजाब बैन के खिलाफ भी शायद आंदोलन उसमें सम्मिलित है। ओके। और कोई? अच्छा ठीक है, ये ईरान के रिलेटेड आप लोग थोड़ा बहुत पेरिफेरल फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। जैसे कोई बता दीजिए ईरान के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक एक करके बताइएगा। सर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, टर्की एंड इराक। ओके। कोई छोटा तो नहीं? सर इराक और वेस्ट में अगर देखें सर, तो इराक और तुर्की है। फिर नॉर्थ में? नॉर्थ आर्मेनिया में छूट सर गया अगर था सर। हाँ, नॉर्थ आर्मेनिया में छूट गया कैस्पियन था। सी, कैस्पियन सी आर्मेनिया, सर नॉर्थ में। आर्मेनिया अजरबैजान दोनों है सर। और यस उधर यस। आर्मेनिया अजरबैजान, उधर आपका तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एकमात्र है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ओके, कुवैत की सीमा लगती है क्या ईरान से? नो सर। ओके। मेडिटर साउथ में कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं ईरान के? तो पर्सियन गल्फ, सर पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान, ऊपर में कैस्पियन सी। ठीक स्टेट है। ऑफ हॉर्मोज। ओके। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन या फिर ईरानियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1979 में। जो उनके क्या? साथ है हाँ। उनको डिस्पोज कर दिया गया था, शाह। पहलवी डायनेस्टी से। ओके। और उस समय वो डिस्पोज करने के बाद कौन से लीडर वहाँ के सुप्रीम लीडर बने थे? सर आयतुल्लाह खमीनी, खान। अभी भी जो है अयतुल्ला खमीनी। नहीं, उनके पापा थे उस समय शायद पहले। वो ही नहीं है, वो 1989 के आसपास गुजर गए थे। ठीक है। सर एक डाउट है सर। सर जो हाँ, जैसे खमेनी हमने नाम लिया तो सर फॉरेन लीडर्स में हमें कुछ रेस्पेक्ट के लिए जोड़ना होगा क्या सर? ऑनरेबल या फिर सीधे खमेनी बोल सकते हैं? वहाँ पे बोल सकते हैं। ओके वो डिपेंड करता है। अ, अगर उस समय याद आ गया तो अ, अब आयतुल्ला खमेनी के आगे में श्री लगाने से तो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा ना। तो जी सर। ऑनरेबल, और ऑनरेबल लगाने से बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। जी सर। तो सर मैंने सोचा था कि फ्रेंडली कंट्रीज के साथ लगा दूंगी, जैसे नहीं पुतिन नहीं, हो गया है। पोप का नाम साथ में बोला जाता है ना सर, जैसे सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हाँ बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल, में तो ऐसे करके पोप का सुप्रीम लीडर करके बोलिए। ओके, उनका टाइटल जोड़ जैसे, देना, मतलब जिस पोजीशन हाँ पे है सर। ओके बिल्कुल, जैसे ट्रम्प है तो हम लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं, वैसे सुप्रीम लीडर बोलिए, प्रेसिडेंट बोलिए। ठीक है। ओके सर। प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान। हाँ ठीक है। तो उस समय आपके आयतुल्ला सुप्रीम लीडर थे, आयतुल्ला खमीनी। और तो फिर वो कहाँ से, जब शाह को डिस्पोज कर दिया गया था तो वो कहाँ से एक्साइल से वापस आए थे? फ्रांस। गुड। चलिए, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अच्छा, ईरान के झंडे का कलर क्या है? हरा, सफेद, लाल। क्या मतलब होता है तीनों का? सर हरा का मतलब मेरे ख्याल से शायद इस्लाम का प्रतीक होता होगा। सफेद सर शांति का प्रतीक होता होगा। और लाल के बारे में सर शायद ब्रेव, करेज, ये सब। सेक्रीफाइस। और बीच में सर अल्लाह का प्रतीक करके कुछ बना हुआ है। ठीक है। इन्हीं का माइक ऑन हो गया था क्या? ठीक है। ठीक है, तो मेनली वहां पे वो लोग कलर वगैरह पूछते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। ठीक है। रेड जो है वो सॉरी, मार्टियरडम या फिर शहीद, सेक्रीफाइस का प्रतीक है। बाकी पीस आपने बता ही दिया था। ठीक है।
तो ये जो अभी ईरान के बारे में आपसे पूछे थे, ये सब इस तरीके से वो लोग अंदर जाते हैं, ठीक है। तो विकिपीडिया वगैरह का पेज थोड़ा बहुत इस तरीके से देख लेना। उस समय का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ईरानियन रिवॉल्यूशन, उसके कारण क्या था, और क्या वही कारण आज भी है? कोई बता सकते हैं? सर उस समय जब ये आयतुल्ला खमीनी आए थे तो वो प्रॉमिस किए थे डेमोक्रेसी का। रेडिकलाइजेशन छिपा हुआ था अंदर में, बट ऊपर से वो लोगों के हित में बात कर रहे थे। ओके। अभी ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजिशकियान। मसूद पेज़ेश्कियान। ओके, गुड। आई थिंक इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि कोई कंट्री अगर न्यूज में आती है तो क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अफगान तालिबान के झंडे का कलर क्या है, या फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? ये सब रियल क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये सब, ठीक है। मे बी आपको ट्रांसक्रिप्ट में नहीं मिला हो, लेकिन ये सर सब बताएं। पूछे हुए क्वेश्चन। सर हाँ हाँ, वो राकेश वाइट है बोलिए। तो उसके बीच सर वाइट झंडा है और बीच में सर ब्लैक से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसको, अगर आपको ये पूरा अगर नहीं बोलना है, इन द सेंस कि हम बोलना चाह रहे हैं कि इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट में, एक वर्ड या दो वर्ड? शहादा। इनका सर कोई हाँ, सर शहादा ये बोला वो जाता है। सर मेन सफेद रंग है जिस पर काले रंग से इस्लामी शहादा लिखा गया है। हाँ, बिल्कुल। शहादा आप बोल सकते हैं, ये एक टर्म है जो कि यूज होता है। फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि शहादा क्या है, तब फिर आप पूरा ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला कलमा है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद अ, पैलेस्टाइन के झंडे का रंग क्या होता है? ये इजराइल जब जब न्यूज में आएगा तो पैलेस्टीन भी आ जाएगा साथ में। सर तीन रंग इसमें है सर। ब्लैक वाइट ग्रीन और रेड। सर काला, सफेद और हरा और लाल। ठीक है। ये किसको सिंबलाइज करता है? सर काला उनका जो कैलिफेट हुआ करते थे उनको रिप्रेजेंट करता है। दो है सर, दो कैलिफेट हैं, ब्लैक और वाइट दोनों अलग अलग कैफिलेट है। और हरा भी एक कैलिफेट है, सब कैलिफेट के लिए अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चारों जो है वो अलग अलग समय पे कैलिफेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिफेट को दूसरा वर्ड खलीफा होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी फिर वो लोग फॉलो अप क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, जैसे कि अच्छा ठीक है, ये तो कैलिफेट समझ गए, लेकिन ऐसे काले का मतलब क्या होता है, उजले का मतलब क्या, उजला रंग का मतलब क्या होता है? तो काला जो है वो ऑपरेशन का भी प्रतीक होता है। और दूसरा, आईएसआईएस के झंडे में जो काला रंग है वो किसको सिंबलाइज करता अ, वो सर डर और क्रूरता को सिंबलाइज करता है। है? नहीं, लेकिन आईएसआईएस जब वो झंडा में डाले होंगे तो वो तो डर और क्रूरता के लिए नहीं डाले होंगे ना। सर एक्चुअली प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के समय में ये ब्लैक जो था वो एक इम्पॉर्टेंट सिंबोलिज्म था उस समय, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कलर था। तो वहां से, तो इसीलिए आईएसआईएस क्लेम करती है कि हम सबसे प्यूरिटन फॉर्म जो है उसको हम रिक्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये वहां से आता है। और इसमें भी शहादा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब फिर उसके थैंक यू बाद सर। अलकायदा और आईएसआईएस में क्या अंतर है उनके आइडियोलॉजी में? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम ऐसे ही बना के नहीं पूछ रहे हैं। और अलकायदा आपको सर एक हिंट भी दे रहे हैं कि कहाँ पे वो जा सकते हैं। सर अलकायदा शॉर्ट टर्म और छोटे क्षेत्र में आतंकवाद का काम करता है, जबकि आईएसआईएस बड़े टर्म में या फिर किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यूज किया जाता है, अपना आतंकवाद का यूज करता है। ओके, और कोई ऐड करेंगे? सर अलकायदा का लॉन्ग टर्म गोल जिहाद है
और वेस्ट को वीक करना है, इसलिए यूएस उससे पीछे रहते हैं। और आईएसआईएस जो है वो ग्लोबल लेवल पे वो कैलिफेट बना के अपना खुद कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सर स्ट्रैटेजी में बिल्कुल। भी कुछ इश्यूज हैं कि जो अलकायदा वो इनडायरेक्ट फॉर्म में वो करती है अटैक वगैरह, और आईएसआईएस हम्म। बिल्कुल डायरेक्ट कैप्चर करती बहुत है। अच्छा डिफरेंस बताया चंदन ने। बिल्कुल। इसी तरीके से आपको डिफरेंस करना चाहिए। टेरिटोरियल कंट्रोल जो है और कैलिफेट स्टैब्लिश करना आईएसआईएस का इमीडिएट गोल है। और एक्सट्रीम, इसके लिए एक्सट्रीम वायलेंस से भी उनको परहेज नहीं है। बट अलकायदा जो है इनका डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। लॉन्ग टर्म जिहाद इनका गोल रहता है। और एक्सट्रीम वायलेंस की तरफ ये नहीं जाते हैं। एंटी वेस्ट से इनका मतलब थोड़ा सा वहाँ पे जो इनका ओरिजिन है उसका एंटी वेस्ट सेंटिमेंट से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है। ओके। अब हम लोग आगे आते हैं। ये जिनका भी डीएसपी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए, मतलब उसका इवैल्यूएशन कीजिए। पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ये आप लोग बताइए। सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन है ना जो कि किसी से कभी भी जब वो मतलब उनके पास क्वेश्चन अगर कम पड़ रहे होंगे या फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे होंगे, तो ये जो कॉमन चीजें हैं ये आपसे किसी से भी पूछा जाए तो सबके पास इसका आंसर रेडी होना चाहिए। सर पहला पॉजिटिव यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम में कमी देखने को मिली है, वुमेन सेफ्टी के लिए जरूरी है। दूसरा सर, हेल्थ इंडिकेटर्स बेटर हुए हैं और एक्सीडेंट्स और एडिक्शन में भी रिडक्शन मिला है। तीसरा सर कि हाउस होल्ड सेविंग भी बढ़ी हैं। तो ओके। फिर लेकिन सर कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इन्हीं का जो रिपोर्ट हम, कोट करेंगे क्या इसके लिए? सॉरी सर अभी तो याद नहीं आ रहा। सर NFHS 5 का डेटा बता रहा है। ओके। वो बता सकता हूँ। एनएफएचएस और 5 का नेगेटिव, भी डेटा बोलिएगा, एडीआरआई की रिपोर्ट बोलिएगा। ठीक है, ये सब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट ये पटना बेस्ड थिंक टैंक्स हैं। एडीआरआई और फिर उसके बाद डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेगेटिव में बोल सकते हैं सर कि इलीगल लिकर और जो स्प्यूरियस डेथ हो रहे हैं, जैसे हुज ट्रेजेडी हम लोग देखे थे। फिर और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और पुलिस और जुडिशरी पे बर्डन हो रहा है, स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लेकिन लास्ट में बोलेंगे सर कि इनके फायदे ज़्यादा हैं नुकसान से, तो ये सही कदम है। अंडरग्राउंड एक अंडरग्राउंड नेटवर्क तैयार हो गया है। ठीक है, पैरेलल नेटवर्क, ये सब चीजें भी बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली जो लीकर सेल था वो ओवरग्राउंड से अंडरग्राउंड चला गया। और क्या ये इफेक्टिव है अभी, ये एक्ट या पॉलिसी? हाँ सर, कुछ अगर केसेस को छोड़ देते तो ये इफेक्टिव ही है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ अवैध शराब बनाने की भट्टी जब लगाई जाती है, या फिर कुछ स्पेशली सर बॉर्डर रीजन में सर तस्करी जैसे केसेस देखे जाते हैं, पर ओवरऑल बिहार में सर ये इफेक्टिव है। ओके। और कोई बताएंगे? मतलब इस इसके लिए जनरली वो लोग इस टाइप से बोलते हैं कि अरे हम तो सुन रहे हैं यहाँ बिकता ही है, आपका उस पर क्या कहना है? तब वो बहुत कैजुअल वे में आपसे कभी कभी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, तो क्या आंसर दीजिए? सर आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो बिहार के डीजीपी है विनय कुमार जी, उन्होंने एक डेटा पब्लिश किया है कि लास्ट 2 डिकेड्स में जो क्राइम का रेट है वो अभी सबसे लोएस्ट पे है सर। तो इसका एक पॉजिटिव हम्म। इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। सर इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं कि ये नीति तो बहुत ही अच्छी है लागू करने के लिए, परंतु इसके क्रियान्वयन में जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं या फिर ढील है, उसमें सुधार की जरूरत है। ओके। सर इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉलिसी को फेलियर बोलना बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो जाएगा। पॉलिसी इंटेंट अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गैप में हमें काम करने की ज़रूरत है। और तो यही बोल सकते हैं सर कि हम लोग
कैसे पॉलिसिंग को करेंगे बढ़ा सकते हैं। पूछ सकता है। बट टेक एक ये भी दिस बोल इज सकते इसका उद्देश्य जो था वो मतलब बिहार में से गरीबी खत्म करना और महिला सुरक्षा से रिलेटेड था, तो अपने उद्देश्य की पूर्ति तो ये कर ही रहा है। बाकी हाँ, कुछ प्रॉब्लम इसके क्रियान्वयन में देखा जा सकता है, जिसको कि सही करने पे सरकार प्रयासरत भी है और कर भी रही है। ठीक। महिला सुरक्षा पहले बोलिएगा, ठीक है। फिर उस और गरीबी खत्म करना नहीं था मतलब। कमी करना जैसा कुछ था सर रिलेटेड, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। हाउसहोल्ड से भी बढ़ाना। सर हाँ इसको ऐसे भी ठीक। बोला जा सकता है ना कि शराबबंदी जिस उद्देश्य से लाई गई थी वो काफी हद तक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुकी है। हालांकि कुछ एरिया में जो छिटपुट शराबें मिल रही हैं वो वो थोड़ी बहुत कानून की शिथिलता के कारण ही ऐसा है। और हम और या फिर सरकार चाहेगी या सरकार प्रयास भी कर रही है उस शिथिलता को दूर करने के लिए। सर इसके लिए हमें कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर जो सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पे शराब मिल रही है, बिकने की सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तंत्र थोड़ा मजबूत किया जा सकता है माइक्रो लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे। सर हाँ मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा सर कि लाइवलीहुड अल्टरनेटिव भी उनको देने की जरूरत है ताकि वो इस फिर से इसमें ना आए। और डी एडिक्शन अवेयरनेस कर सकते हैं ताकि एक जैसे स्वच्छ भारत अभियान था तो एक जनता जन आंदोलन था, उसी अच्छा, तरह से ये इनको भी। इस तरफ भी ध्यान आकर्षित कीजिएगा कि डिमांड साइड को आप कैसे टैकल करेंगे। डिमांड साइड को भी एड्रेस कीजिए। डिमांड है तभी तो सप्लाई हो रही है। नशा मुक्ति केंद्र को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके लिए। और तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा है क्या? प्लीज म्यूट रखिए। नशा मुक्ति केंद्र हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और जो अल्टरनेटिव्स जहाँ भी अभी इलीगल चल रहा है उनको फाइनेंशियल अल्टरनेटिव दिया जा सकता है ताकि इस पे फिर से ना आए वहाँ पर। और हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। और बेहतर बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा आप कैसे कीजिएगा, तो उसको कैसे काउंटर करेंगे सर? नहीं तो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही सब पॉइंट्स बोलना है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना। फिर उसके बाद ये स्पाई नेटवर्क, जो मुखबिर का नेटवर्क रहता है उनको एक्टिवेट रखना। ठीक है। मोबाइल सर्विलेंस सर। हाँ, हम लोग मोबाइल सर्वेलेंस टारगेटेड। या देखिए, अगर और आप सर से पूछेंगे कि अच्छा नहीं हमको कुछ नया बताइए, तो फिर आप बोलिएगा कि सर हम मतलब, आप बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा कि सर जो कचरा फेंक रहे हैं लोग, वो कचरे के इंस्पेक्शन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से घर में क्या हो रहा है। ठीक है। तो और कुछ इस सर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर का जो सर्विलेंस है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से ही सप्लाई होता है। बिल्कुल। तो इसमें आप बोलिएगा कि हम लोग सिटीजन्स में अवेयरनेस फैला सकते हैं। फिर उसके बाद अगर पिन पॉइंटेड हम लोग नहीं भी किसी घर को करें, लेकिन कोई इलाके में अगर शराब की बोतलें मिल रही हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट्स करवा सकते हैं कि इस इलाके में ऐसा मिल रहा है। तो अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो कृपया हमें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको इत्तला कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब मतलब थोड़ा, अगर कभी डीएसपी है और एकदम मतलब आपके पीछे ही लग गए कि कुछ बताओ कुछ बताओ, तो फिर आप इस टाइप का जो एकदम, फिर आपका दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, एकदम हमको ही मिल गया जिम्मेदारी अपने इलाके का, तो कैसे करेंगे। तो एकदम यही दिमाग लगा देना। ठीक है। सर सर वो क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको फंसाने का तरीका बना दिया जाए तो, अगर पिए कोई और भरे कोई। नहीं तो इसीलिए तो पहले बोले ना कि सर हम लोग अनाउंसमेंट करवाएंगे। एक पर्टिकुलर घर को चिन्हित नहीं करके हम पूरे इलाके, पूरा एक मोहल्ला में हम लोग पीए से अनाउंसमेंट करवाएंगे ताकि डिटरेंस क्रिएट हो जाए और कोई फंसाने का प्रयास नहीं करे। ठीक है। सर ऐसा बोल सकते हैं जो इनकी जानकारी देगा उसको हम लोग रिवार्ड इंसेंटिव दे सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन जब इतना डीप जाता है कि ना। हाँ, ये सब तो है ही ना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो
ये सब चीजें, पर साथ में एक सेंसिटिविटी रखिएगा एक लाइन में कि आप जो ड्रिंक कर रहे हैं उनको आप वो आउटराइट वहां पे इस तरीके से नहीं, मतलब दुश्मन टाइप नहीं ट्रीट कीजिएगा, बोलेगा कि सर वो अवेयरनेस का पार्ट रहेगा, उनको हम लोग ये करेंगे। ठीक है। तो रिहैबिलिटेट कर सकते हैं हाँ, जो। रिहेबिलिटेशन करना है। इंटेंट जो है वो उनको हरास करना नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिशन का उसको पूरा करना इंटेंट है, न कि सिटीजन हरासमेंट इंटेंट है। ठीक। तो ड्रिंक जो है मतलब उसके अलावा अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर किया जा सकता है कि ये जो ड्रिंक्स हैं उसके अलावा दूसरे, जैसे कि होते हैं ना कुछ कुछ लोकल लेवल पे जो कि हेल्दी हो। बिहार सरकार द्वारा नीरा। नारी। नाड़ी। हाँ, नीरा। बिल्कुल, तो ये सब तो महाराष्ट्र से आइडियाज हैं ही। महाराष्ट्र में नीरा का सेल बहुत अच्छा है। बिहार में भी अ, बीच में एक समय काफी प्रमोट हुआ था। जो लोग ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्ट करते थे उनको नीरा योजना के अंतर्गत, होता क्या है बेसिकली, थोड़ा ज्यादा देर के लिए अगर उसको फर्मेंट करने के लिए डाल दिए तो वो इंटॉक्सिकेंट हो जाता है, लेकिन अगर फ्रेश रहे तो फिर वो एक लाइवलीहुड का जरिया बन जाएगा। ठीक है। ओके। आई थिंक एक अब जिस भी डायमेंशन से आए क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। राकेश का भी अच्छा था कंक्लूजन पॉइंट में। बाकी ये डिमांड साइड को एड्रेस करना, सप्लाई साइड को एड्रेस करना, जुडिशरी का एक पॉइंट बोले थे, इससे जुडिशरी में डिले मतलब बर्डन बढ़ रहा है, तो ये सब पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से जब पिरो के बोल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अलग अलग मतलब सब क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से सब पॉइंट्स आज डिस्कस हो गए। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो रेलवे वर्क एक्सपीरियंस है जिनका उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? सर ये बताएं सर। हरियाणा में पिंड हरियाणा से। में चल रही है, भिंड से सोनीपत तक सर। ओके। क्या फायदा होगा? तो ग्रीन इको फ्यूल है, फ्रेंडली है पॉल्यूशन सर। कम होगा। ओके। सर इको फ्रेंडली है और ये ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा है सर। अगर ये सफल हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बचत होगा सर। और और मिस- इनएक्सपेंसिव फ्यूल है सर। अच्छा। जी सर। और सर जिस एरिया में नेटवर्क नहीं बिछाए जा सकते हैं रेलवे लाइन के, अरे वो रेलवे के बिजली केबल के, वहां पे तो सर जब इसका यूज किया जा सकता है सर। हाँ, जब इस टाइप का फायदा पूछते हैं तो थोड़ा बहुत आप ये क्लाइमेट एक्शन गोल से भी कर सकते हैं कि हम लोग जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है उसमें हमें फायदा, उसमें हमें मदद मिलेगी इसको अचीव करने में। फिर SDG 7 में जो क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी है वहाँ पे भी हमें काम आएगा। फिर उसके बाद ये फ्यूचर फ्यूल है, फ्यूचर रेडी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको ये क्लाइमेट फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी बनाएगा। ठीक है। ओके सर। समृद्ध टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगा। हाँ, बिल्कुल। सर नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है इससे। बिल्कुल। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि अब अक्टूबर 2026 तक ई व्हीकल्स में एक नॉइस का प्रोविजन लाना पड़ेगा। ठीक है। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, वो एक हाँ। रेडियो कम्युनिकेशन होगा जैसे एरोप्लेन में होता है। तो इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगा, एक्सीडेंट जो अभी होती है वो डिक्रीज होगी। हम्म। ये रूट दोनों लैप। टेक्नोलॉजी अलग अलग है। एक तो व्हीकल टू व्हीकल कनेक्टिविटी का टेक्नोलॉजी अलग है, और जो ईवी। हाँ। इंजन की नॉइज को इमिटेट करेगा सर। हाँ, राइट। इंजन के नॉइस को इमिटेट करेगा। ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर हाइड्रोजन फ्यूल का कौन भी है, अच्छा। हाइड्रोजन व्हीकल। सर क्या इसका कौन? कौन सी है कि
सर ये सेफ्टी इशू इसमें है सर, क्योंकि हाइड्रोजन का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ओके ओके, ठीक है। तो इसको मतलब सेफली यूज करना काफी मुश्किल होता है। हम्म, बिल्कुल। तो ये और तो फ्यूल सेल के जो लिमिटेशंस हैं या फिर उसके जो एडवांटेजेस हैं, वो आपको फ्यूल सेल उतना भी ये डेंजरस नहीं होता है, ठीक है। फ्यूल सेल काफी सेफ होता है। बस उसका जो अपना ये है लिमिटेशंस है या फिर डेंजर्स है, उसको बस थोड़ा टैकल करना है, ठीक है। ओके। हम अभी प्रणव सर भी होगा तो जुड़ेंगे, तब तक हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सात निश्चय तीन सब लोग याद कर लिए हैं? ये क्वेश्चन किसी से भी कभी भी पूछा जा सकता जी सर, यस सात सर। निश्चय तीन। है। ओके, ठीक है। आज तो मॉक में भी होगा तो पूछेंगे, तो अभी नहीं पूछते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन है कि सबका सम्मान जीवन आसान के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है? सर एक तो है 80 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको घर पे होम लैंड रजिस्ट्री का मौका दिया जा रहा है सर। दूसरा सर एक और सर पेंशन बढ़ाया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया। जन सुनवाई सभी ऑफिस में सप्ताह के 2 दिन प्रमाण लगेंगे। पत्रों का होम डिलीवरी सर। ओके। और सर ई अगर नर्सिंग आपसे एक पूछा जाए कि आपको जीवन को आसान बनाने के लिए नागरिकों को क्या सुविधाएं देंगे, तब आप क्या आंसर देंगे? सर एक मेरा सुझाव रहेगा कि होम बेस्ड पैथोलॉजी, मतलब पैथोलॉजी जो बुजुर्ग हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर बीमार व्यक्ति हैं उनको सर उनका जो ब्लड सैंपल है वो घर से कलेक्ट किया जाए और उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश की जाए और दी जाए मोबाइल पे ही। राइट। सर ओके। डिजिटल ऑफिस करप्शन रिड्यूस करेगा और पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर करेगा, और ये अकाउंटेबिलिटी लाती है क्योंकि डिजिटली वहाँ पे सभी कुछ इनपुट ऊपर तक देखी जाती है, उसको वेरीफाई भी अच्छे से किया जा सकता है। हम्म, ठीक है। सर एग्जाम्पल जी, में सर जैसे मधुबनी में लाया गया है, सारे फाइल को डिजिटलाइज कर दिया गया है, सारे डिपार्टमेंट को। ई ऑफिस ई कोर्ट इसे हम लोग बोल सकते हैं सर। ओके। अगर कोई जन सुनवाई व्यवस्था करनी हो, ठीक है, आप एसडीएम है अपने ये सब डिवीजन में, और आपको जन सुनवाई अच्छे से करवाना है, तो फिर आप क्या क्या अपने तरफ से स्टेप्स लेंगे? सर सबसे पहले तो सर जन सुनवाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरा सर उसका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए और निश्चित जो टाइम है वो दिया जाना चाहिए और उसके अंदर काम होना चाहिए। दूसरा सर जो ट्रैकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए कि आप अपनी जो भी आप दे करके आए हैं समस्याएं, उसका समाधान कहाँ तक हुआ है और क्या इसमें किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सर जिस स्थान पर जन सुनवाई होगी वहाँ पर लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पेयजल की व्यवस्था, बच्चों के लिए कुछ अगर कोई महिला बच्चों को लेकर के आती है तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। शौचालय की व्यवस्था, शौचालय क्लीन रहे जब वो विजिट करें, ठीक है। जी सर। और फिर हम लोग सर इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी इंश्योर कर सकते हैं, ताकि क्या क्या प्रोसेस हुआ है, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके और जो गैप है प्रशासन और जनता में वो कम हो सके, संवेदनशीलता बढ़ सके। ओके ओके, ठीक है। आई सर थिंक एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो बुनियाद सेंटर है, बुनियाद सेंटर बिहार सरकार ने खोला है, वो उसका नंबर ऑफ बुनियाद सेंटर मतलब बढ़ाना चाहिए, जैसे हम्म ओल्ड एज को मतलब ज्यादा ट्रीटमेंट मिले, फिजियोथेरेपी ये सब का फैसिलिटी होता है बुनियाद सेंटर में। हम्म। इसके अलावा सर जो जन सुनवाई सेंटर है उनमें जो है ना सर डिजेबल्ड लोगों के लिए भी जो जाने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जो हम्म, उनके लिए फ्रेंडली जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए रैंप वगैरह
का निर्माण करके रखना। ठीक है, तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे उस अगले क्वेश्चन से। बाकी आज अब हम लोग इस सेशन को एंड करते, करंट अफेयर्स रिवीजन को, और शुरू करते हैं आज का मॉक इंटरव्यू। सर भी ज्वाइन कर लिया है। तो आज का मॉक इंटरव्यू शुरू होगा। निर्भय राज जो है वो, उन्होंने बताया था कि उनका नेटवर्क इशू है। वो आज जिस इलाके में, आई थिंक कल भी उनका नेटवर्क इशू था, तो इसीलिए वो नहीं जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग अमित कुमार को कॉल करेंगे। अमित कुमार अवेलेबल हैं? नमस्ते सर, प्रणव सर, कैसे हैं? सर आपका ये सिस्टम म्यूट पे है। गुड इवनिंग सर। अमित हैं क्या अवेलेबल? यस सर, गुड इवनिंग सर। आज इन्हीं का इंटरव्यू है। हाँ हाँ सर, गुड आज इवनिंग बहुत सर। मुश्किल से समय निकाले हैं प्रणव सर। बहुत ज्यादा हेक्टिक था शेड्यूल मेरा। फिर भी थैंक यू बिल्कुल, सर आने के लिए। कल सर को भूकंप से रिलेटेड हाँ, कल से कुछ। मेरा यहाँ पे भूकंप सुरक्षा सप्ताह मन रहा है। वो लगातार अभी 21 दिन तक, ये 2 सप्ताह चलेगा। उसके अलावा आज एसडीएम सर जो यहाँ पे थे, पार्थ गुप्ता सर आईएएस, उनका विदाई समारोह था। मकर संक्रांति था, बहुत सारा लेटर निकलवाना था। अभी थोड़ा देर पहले ऑफिस से आए। ठीक है, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। सर और अमित, आप अपना बिना नाम बताए हुए एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, ताकि बोर्ड के सभी मेंबर्स को पता चले। यस सर। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन 2023 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें हिंदी साहित्य है, और मेरी हॉबी कविता लिखना और पढ़ना है। ओके, अमित, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? फर्स्ट पे असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, सेकंड पे म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, थर्ड पे रेवेन्यू ऑफिसर, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये आपको लगता नहीं है कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस रखा है वो थोड़ा सा ऑड है 70वीं बीपीएससी के हिसाब से? एज एज इशू हमको सर लग उस रहा है। समय एज एज अच्छा, था। यस सर। ओके, आप एलिजिबल नहीं हैं यस सर। एज एज क्राइटेरिया के कारण। ओके, जी तब तो अच्छा है, सीधा ही आप प्लानिंग में जाएंगे। क्या होता है प्लानिंग? सर, इसमें सर हम प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, जिससे हम प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूज कर सके सर। तो एपीओ जो है, इनके बारे में आप पता किए हैं? क्या हायरार्की होता है इनका? क्या क्या प्रमोशन होगा इसके बाद? एक प्रमोशन मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसके बाद सर प्लानिंग ऑफिसर बनते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपको प्लानिंग के बारे में पूछें, रिसोर्स का आपने बताया ही लिमिटेशन रहता है। एक इलाके में पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है, तो आप पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, किसके लिए प्लान करेंगे? सर क्योंकि सर पानी एक बेसिक चीज है, तो मैं सबसे पहले मैं पानी की व्यवस्था करूंगा सर। अच्छा, तो आप आपने इसके बाद एमईओ भी अपना प्रेफरेंस रखा है, म्युनिसिपल जी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी तो सर। ये शहरी क्षेत्र से रिलेटेड हैं ये। शहरी क्षेत्रों की क्या समस्याएं होती हैं? उसमें सर कुछ समस्या है जिसमें अभी सुधार भी दिखा दिखा गया है सर। नहीं, पहले पहले सर, समस्या बताइए। सर एक कनेक्टिविटी इशू रहा है सर, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो हाई रहता है सर। और सेकेंड में सर, जो ड्रेनेज सिस्टम है अर्बन मैनेजमेंट में, जिसमें सर खासकर नॉर्थ बिहार में जो डिजास्टर देखा गया, उसमें ड्रेनेज सिस्टम में भी कुछ सुधार की जरूरत है सर। अच्छा, और ये आजकल बहुत ज्यादा कुत्तों की समस्या जो है, वो स्ट्रीट डॉग्स की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है न्यूज में। तो जी आपको क्या लगता है ये म्युनिसिपल जो बॉडी होती है उनके फेल्योर के कारण हो रहा है? एक इशू ये भी हो सकता है सर, हमें इंश्योर करना है कि जो जो स्ट्रीट डॉग्स है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया जाए सर।
अच्छा, ये में आप बोल एक रहे हो हो रिस्पॉन्स सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही है। ये सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी मानी जाएगी सर। अच्छा। अच्छा, ये डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। आपका इकोनॉमिक्स से रहा है ग्रेजुएशन। मुझे जी आप सर। इन्फ्लेशन के टाइप्स बता दीजिए। सर इसमें मेनली 3 टाइप होते हैं, अगर कॉज वाइज हम देखा जाए तो इसको हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, रेट वाइज और कॉज वाइज। तो कॉज वाइज में हम देखें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड थर्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अच्छा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है? इसमें सर इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल इशू होते हैं, जैसे अचानक से कुछ इमरजेंसी आ जाना, जैसे कुछ डिजास्टर आ जाना, उसकी वजह से महंगाई बढ़ना, इसे इसमें रख सकते हैं सर। अच्छा, ये अभी जीएसटी जो नया लागू हुआ है, जी मतलब नया इन द सेंस कि अब तो समय हो गया इसे। अभी क्या कलेक्शन है जीएसटी का मंथली, कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं अभी कलेक्शन तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ये सर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है जिसे करेंट अकाउंट में रखा जाता है। इसमें सर हम विजिबल गुड्स के ट्रेड को हम मापते हैं सर। आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। तो आपके हिसाब से क्या समाधान है बिहार के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? सर जो सरकार लाई है, जो 7 निश्चय, मुझे लगता है सर एक वो होलसम डेवलपमेंट हो सकता है सर, जो का सारे सेक्टर को कवर करती है। और जो बिहार एआई मिशन जो है, उससे भी सारे सेक्टर में सर डेवलपमेंट होने की संभावना है सर। लेकिन आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। बिहार में तो कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो आप एग्रीकल्चर वगैरह, मतलब यहाँ की जो बुनियादी समस्या है उसके हिसाब से आप समाधान बताइए। आप तो ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट भी हैं। जी, अगर हम सेक्टर वाइज देखा जाए तो कृषि के लिए सर बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप है, जिसे इसमें भी सर पूरा मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग की बात की जा रही है। और उसके बाद सर एक जैविक कॉरिडोर है सर, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर। और भी सर एक अपेडा ऑफिस खोला गया है पटना में सर, इससे और मार्केटिंग बढ़ेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सर। और और इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे आप? और इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखा जाए तो सर जो 7 निश्चय सेकेंड पॉइंट है, उसके तहत इसमें बिहार एआई मिशन लाया गया है सर। और इसमें न्यू एज इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। आप सीधा एआई पे चले जा रहे हैं। थोड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे आइए। ये सर अगर हम इसी साल बजट से देखें तो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाया गया है सर। इसमें लैंड एलोकेशन की बात की गई और भी इंसेंटिव देने की बात की गई है। और सर अच्छा। बिहार बिजनेस समिट भी कंडक्ट किया गया था सर इस पिछले साल हैदराबाद में। इससे सर अच्छा, ये जो इथेनॉल इथेनॉल फैक्ट्रीज के सामने क्या समस्या आ रही है, कुछ बता सकते हैं? सर जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसमें सर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट हो सकती है रॉ मटेरियल्स की सर। मार्केट, क्योंकि सर मतलब मार्केट में कोई इशू नहीं आ रहा है? मतलब कुछ जगह पे आ रहा है कि उनका बिक नहीं रहा है। इथेनॉल का डिमांड जो है वो उतना, जितना उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनसे लिया जाएगा, उतना उनसे नहीं खरीदा जा रहा है। ये तो सर ऐसे में इसमें तो सर वो नुकसान में चले जाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे। इसमें एक वही है सर, एक अगर हम लॉजिस्टिक कॉरिडोर को बेहतर बना सके तो इसमें हम सर अलग अलग जगह पर रिसोर्स पहुंचा सकते हैं सर। अगर बिहार में देखें तो सर साउथ बिहार में सर जो रॉ मटेरियल चाहिए इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, उसकी कमी है सर। तो एक ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक। सर, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल रहा है। जी सर। और ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स। तो हिंदी रखने का क्या कारण है ऑप्शनल? सर एक तो इसमें सर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ, और सर जो मेरी माँ जो है वो हिंदी की टीचर है, तो मेरी रुचि जो है बचपन से ही रही है सर, तो मुझे अच्छा लगता था अच्छा कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेमचंद को पढ़े हैं? जी सर। एक दो उपन्यास उनका बता दीजिए हमको। सर गोदान उपन्यास जो काफी प्रमुख है सर, और एक हम्म। कर्म भूमि सर, और कर्म सेवा भूमि। सदन। ठीक है। महिला अंचल जानते हैं? जी सर। विषय वस्तु क्या है उसका?
उसमें सर एक अंचल के माध्यम से सारे सामाजिक राजनीतिक एवं अन्य विद्रूपताओं को सर दिखाया गया है सर। मन्नू भंडारी को जानते हैं? यस सर। उनका बहुत प्रसिद्ध एक है रचना। यस सर, महाभोज उपन्यास उन्होंने ही लिखा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? उसमें सर जो मेन रचनाएं हुई है वो सर वीर रस से मतलब प्रभावित है सर। उसमें वीर रस को ज्यादा दिखाया गया है, जैसे युद्ध जैसे चित्रण उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं सर। अच्छा, छायावाद क्या है, थोड़ा हमको समझाइए। सर इसका कालखंड 1918 से 1936 तक माना जाता है। हम्म। इसमें सर पहली बार सर जो इसकी इसकी भाषा जो थी वो सीधी सपाट न होकर के इसमें सर रहस्यवाद के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया गया है सर। इसमें जो हम्म। भाव है सर वो छुपे रहते हैं, वो सीधे तरीके से बाहर नहीं आते हैं। दलित विमर्श पे पत्रिका या पुस्तकें आप पढ़ते हैं? पानी दे दे। सॉरी सर, मैं तो इस पे अभी ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में सुने हैं? जी सर, नाम सुना हूँ सर। तो आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया के दौर में आप लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं साहित्य को। उस समय में आप इतने कम रूम में हो के साहित्य में रुचि रखते हैं, और युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, क्या बताएंगे कि हम जाके बता सके इंटरव्यू बोर्ड से निकलने के बाद कि मेरे इंटरव्यू बोर्ड में एक लड़का आया था बहुत ही यंग, और वो साहित्य के प्रति गहरी रुचि रख रहा है। तो और को कैसे हम प्रेरित करेंगे, इससे थोड़ा बताइए हमको। सर मेन देखा जाए तो सर साहित्य को समाज का दर्पण भी बोला गया है सर। तो मुझे लगता है हम जिस समाज में रहते हुए साहित्य पढ़ने से उसमें और हम ग्राउंड लेवल पे हम समस्या को समझ सकते हैं सर। और एक जो है वो सर आदमी को संवेदनशील बनाती है सर। इससे डिसीजन मेकिंग और भी इफेक्टिव हो जाता है सर। अच्छा अच्छा, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? सर जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर दे तो वो जीएनपी में सर कन्वर्ट हो जाता एनएनपी फिर क्या हो जाता है? है। उसमें सर जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को अगर हम निकाल दे तो वो एनएनपी हो जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए हम कोई बिस्किट खाते हैं, जी सर। उसमें जो मिडिल का जो वस्तु होता है वो क्या होगा, जिसकी गणना नहीं की जाती प्राय जब किया जाता है गणना तो? उसमें सर चीनी, आटा, मैदा, ये सब चीज सर उसमें मिडिल की मेट वस्तु। हुई। अच्छा, आधार वर्ष क्या है अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का? सर अभी 2011-12 है, लेकिन इसमें सर चेंज करने की बात की जा रही है सर। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में सुने हैं? यस सर। क्या है? सर ये मतलब कि वर्चुअल फॉर्म में सर ये करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है सर। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इसे सर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम माना गया है सर, जिसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट उसमें सर रिकॉर्ड होते हैं उसमें, और इसके मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड इस पे सिस्टम नहीं है सर ये। अभी मैं अच्छा सर यही रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा, भारत में जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमन अधिनियम लाया गया है, उसके बारे में दो चार बात बताएं। एक जो मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ उसमें सर टैक्स में बढ़ाया गया है सर उसके लिए। उसके अलावा कोई प्रतिबंध लगाया गया हो? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा ड्रीम इलेवन का नाम सुने थे? हूँ। जी सर। तो उस सब को बंद बैन किया गया। थैंक यू हॉबी सर। क्या है आपकी? सर कविता पढ़ना और लिखना है। क्या बताएं हॉबी? कविता पढ़ना और लिखना। कविता पढ़ना और लिखना। एक अपना रचना सुना दीजिए हमको। जी सर, एक मैंने लिखी है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था सर। हम्म। मैं देखता हूँ फुटपाथ पर बैठा एक पिता, टूटा हुआ पर हारा नहीं। उसकी हथेली में दो मासूम हाथ जिन्हें छोड़ने का हौसला उसके पास नहीं। मैं देखता हूँ वह पिता मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों में शायद दिवंगत पत्नी का चेहरा अब भी झिलमिलाता। मैं देखता हूँ शहर के शोर में कोई उसकी खामोशी नहीं सुनता। दुनिया आगे बढ़ जाती और वह रुक कर अपनी जिंदगी से लड़ता। मैं देखता हूँ मेरे हाथ बढ़ाते ही छोटी बच्ची उसकी छाती से लिपट जाती, और उसकी नन्ही सी मुस्कान में पिता को फिर से जीने की चाह मिल जाती। आप खुद लिखे हैं? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपके बहुत से प्यारे कवि कौन से हैं सर, जिनको आप सुनते हैं?
उनकी रचना पढ़ते हैं? सर दो कवि है, एक तो सर हाल ही में गुजरे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, उनकी छोटी कविता मुझे काफी पसंद है। अच्छा। और एक रामधारी सिंह दिनकर जी की जो लंबी कविता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला जानते हैं? ये जी सर मैंने पढ़ा है। तो वो किस प्रकार का आपको लगता है प्रेरणा देती है क्या ये वो कविता? शराब पे लिखी गई है, लेकिन बहुत यह प्रसिद्ध है सर साहित्य प्रेमियों के बीच में वो। एक जो अगर सीधे अर्थ में देखिए तो सर वो हालावाद से संबंधित है, लेकिन सर हम्म। उसका जो अर्थ है उसको अगर हम गहराई से देखें तो वो और भी प्रतीक के माध्यम से उसमें सर बहुत कुछ कहा गया है सर, जो काफी प्रेरित करती है सर। हम्म। बिहार में महिलाओं से संबंधित 5 योजनाएं बता दीजिए जो बिहार सरकार की है। एक तो सर जो सबसे प्रमुख रही है वो सर जीविका दीदी का जो योजना है वो रही है सर। हम्म। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, ये भी रही है सर। हम्म। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो चलाती है सरकार वो है सर। कौन सी? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्कॉलरशिप योजना। सॉरी सर मैं और रिकॉल नहीं कर पा। तो हमको बताइए आप, सही है गलत है? सही बता रहे हैं, हमको जानकारी चाहिए था, बस उसे पूछे हम आपसे। सॉरी मैं 5 कम डिटेल से कम रिकॉल याद नहीं कर कर पा। लीजिएगा, युवा के लिए, महिला के लिए, ये सब याद रखिएगा, ठीक है? जी सर। ठीक है सर, बाकी आप पेरेंट्स सर पूछ सकते हैं सर, सारा डायमेंशन तो हो ही गया लगता हाँ ठीक है। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट कैंडिडेट पे चलते हैं। आप इंटरव्यू आपका ओवर हुआ। थैंक यू। है। ये थैंक यू सर। मेरा ये सजेशन है, ये कॉन्फिडेंट है, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ है, यंग एज है, प्रेफरेंस अच्छा मिलेगा और रिजल्ट हो जाएगा हमको लगता है। डीआई सही है ना पूरा 72 में? कितना नंबर का सही है? यस सर, डीआई मेरा पूरा सही है सर, अब तो जीएसटी में सर जाइए। साइंस टेक का दो छूट गया है सर। अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं, छोटा वाला ही छोटा है ना। हाँ छोटा वाला। हाँ ठीक है, हो जाएगा रिजल्ट, जाइए। मुस्कुराते हुए ही मुस्कुराहट बरकरार रखिएगा, तो मासूमियत का फायदा उठाइए इंटरव्यू बोर्ड में। ये कम से कम योजना जो है युवा के बारे में, महिला के बारे में 4-5 मुंह पे योजना होना चाहिए आपको फटाफट, और लटकना नहीं ओके है सर। इसमें। ठीक। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके ठीक है, आप अच्छा किए हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह के भी आप क्वेश्चंस, लेकिन उसमें यह है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका बुकिश था इकोनॉमिक्स में। जब आपसे समाधान पूछा जा रहा है या फिर समस्याएं पूछी जा रही हैं बिहार की, तो आपको जो दिखता है, जो घटक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा है, महिला है, तो जब आपसे समाधान भी पूछा जाता है तो सेक्टोरल समाधान कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, तब आप टर्शरी सेक्टर पे जाइए। एआई तो आप सीधा ही बहुत आगे चले जाते हैं। तो इस टाइप से मतलब जो आपके आसपास हो रहा है उससे आप थोड़ा जोड़ सर के मुझे बोलिएगा। लगा कहीं सर आंसर कहीं ज्यादा लंबा हो जाए तो इसलिए सर मैं नहीं ओवर नहीं, लंबा साथ की नहीं। बात ही नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ आंसर होना चाहिए और जो आपको दिखता है मतलब तुरंत कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एआई वगैरह से लगता है कि मतलब वो एक एलिट थोड़ा सा दिखाता है कि आप जो यूज कर रहे हैं, आप आपको चूंकि एआई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो आपके दिमाग में एआई घूम रहा है, लेकिन आप जिनको सर्व करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वो तो आपका इसमें सर पहला मैं पॉइंट। तीनों सेक्टर में कुछ कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा सर, अगर वो हाँ पूछेगी क्या। हाँ, जी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब मतलब थोड़ा इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगना चाहिए। और थोड़ा मतलब जैसे अगर शहर की समस्या है तो जो आसपास दिखता है, जैसे ही घर से निकलेंगे कचरा दिखेगा या फिर रोड पे पानी जमा हुआ दिखेगा या फिर, तो वो दिखता है कि अगर आप वैसे बोलना शुरू करते हैं कि सर ड्रेनेज की समस्या है, ये फिर उसके बाद साफ सफाई की समस्या है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, कंजेशन की समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, तब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, आप जो आसपास देख रहे हैं तो उससे आप कनेक्ट करके आप कनेक्टेड हैं, आपका ऑब्जर्वेशन जो है अभी भी इंटैक्ट है। नहीं तो लगता है कि अभी आप सिर्फ वो बस 2-3 ही चीज जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है सिर्फ उसी के जोर में आप हैं, ठीक है। ओके, बाकी सर ने बताया ही आपको। आपका यंग एज है तो उसका बिल्कुल आपको बेनिफिट रहेगा और अच्छे से दीजिए एग्जाम, आपका हो जाएगा। ओके। थैंक यू सर। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। विशाल कुमार जुड़े हैं क्या? सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सॉरी, आपका नेटवर्क इशू है क्या? हेलो गुड इवनिंग सर।
सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है सर, अदरवाइज नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा है सर। हाँ नहीं, अभी अभी ऑडिबल है बेहतर सर? हो गया है। हाँ अब जी 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 बेहतर हो सर। गया है। जी सर। ओके। तो थोड़ा सा अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, बिना नाम बताए हुए, ताकि बोर्ड के सभी सदस्य आपको जान सकें। जी सर। सर मैंने अपनी स्कूलिंग माता गुजरी पब्लिक स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में करा है फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। करेंटली सर मैं सुपरिटेंडेंट के पद पे हूँ मुंबई कस्टम्स में। और मेरी हॉबी सर क्रिकेट देखना और खेलना है सर। अच्छा, आप कस्टम्स में हैं? जी सर। कस्टम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कौन से जी मिनिस्ट्री सर। के अंदर आता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है ये। अच्छा, आप कितना देश की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं? सर जितना कितने मेरे से हो प्रतिशत? सकता है। नहीं नहीं नहीं, सर करंट आपका नहीं, अच्छा आपका कस्टम्स का। डिपार्टमेंट। सर एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट अराउंड 3 to 4% के अराउंड है सर कस्टम्स का कंट्रीब्यूशन। अच्छा, क्या काम होता है कस्टम्स का? सर कस्टम्स में बेसिक काम आपका ये रहता है कि आपको ड्यूटीज रियलाइज करवानी है। चाहे गुड्स मूव इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जितने भी गुड्स है वो प्रॉपर ड्यूटी पे कर रहे हैं। साथ ही आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, ताकि हो सकता सर है किसी तरह का आपका। सेस या सरचार्ज है तो वो भी उन पे लागू हो रहा है, तो वो पे कर रहे हैं इसके। ओके ओके। ओके। जी सर, अभी अभी आ रहा है सर? हाँ, जी सर। बेहतर हुआ है पहले से। ठीक है। आप मुझे ये SEZ क्या होता है, ये, और इसमें कस्टम्स का क्या चेंज होता है? आवाज आ रही है जी सर आपको? कि हाँ सर, मेरे को आवाज आ रही है सर, मैं ऑडिबल हूँ सर? हाँ हाँ, यस यस। जी सर। सर SEZ स्टैंड स्टैंड करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। ये दरअसल सर कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं, पूरी तरह से लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि और इनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये एक्सपोर्ट को और प्रमोट कर सके। और एज अ कस्टम सर SEZ में आपका सबसे मेजर रोल रहता है कि आप गुड्स को इंस्पेक्ट करेंगे जो भी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है या जो इंपोर्ट आ रहा है, तो आप उसको चेक करेंगे। सर सबसे बड़ा रहता है कि आप लियो देते हैं सर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। जो भी SEZ में गुड्स आते हैं या जो भी निर्माण हो रहा है, तो आप उसका इंस्पेक्शन करने के बाद, उसका सारे वैल्यूएशन करने के बाद आप उसको लियो ऑर्डर ग्रांट करते हैं एज ए कस्टम कौन सा सुपरिटेंडेंट। SEZ का एक्ट किस साल का है? सर वो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। कस्टम्स एरिया क्या होता है? कस्टम्स एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? सर कस्टम्स एरिया उस पे के एक तरह से वो पूरा एरिया आता है जहाँ पे कस्टम्स लॉ एप्लीकेबल होता है सर, अपडेट रहता है सर। ओके। एक कस्टम्स ऑफिसर को स्मगलिंग रोकने के लिए क्या क्या पावर्स मिलते हैं और किस एक्ट से मिलते हैं? जी सर, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत में स्मगलिंग रोकने के लिए हम अरेस्ट कर सकते हैं, भी कंडक्ट करा सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। ओके। ये बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? हाँ सर, कभी कोई भी गुड्स जब हिंदुस्तान में आया जाता है तो उससे पहले उस गुड्स का एक बिल ऑफ एंट्री प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि वो सारे उसमें पे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। जब हम बिल ऑफ एंट्री देखने के बाद ही एक गुड को अलाउ करते हैं कि वो ये CFS यानी कस्टम फ्राइट स्टेशन या फिर पोर्ट छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ओके। आप तो मुंबई में बहुत अच्छे जॉब में हैं, कस्टम्स में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, फिर आप बिहार में क्यों यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं? अच्छी बात है। अभी कस्टम्स में सर करियर ओरिएंटेशन कैसा है कि आप एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम डिप्टी कमिश्नर पे रिटायर हो रहे हैं। जबकि बिहार सरकार में अभी एटलीस्ट आप लेवल 13 या 14 तक जा सकते ओके। हैं। आपका दूसरा सर, ये, कस्टम से मेरा मानना है कि आपको बहुत हद तक यूनिलैटरल नेचर ऑफ। जी सर। हेलो, हाँ एम आई हाँ, ऑडिबल सर?
हाँ जी हाँ, सर। बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन ठीक है, आप जी सर। बताते जाइए। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? ना दूसरा जी, सर मेरा पहला प्रेफरेंस है डीवाईएसपी। सेकंड प्रेफरेंस है सर एसडीएम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। थर्ड प्रेफरेंस है सर बीएस बिहार एजुकेशन सर्विसेज। एंड फोर्थ प्रेफरेंस है सर बिहार रेवेन्यू सर्विसेज। अच्छा, आप डीएसपी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उतने फिजिकली फिट हैं? जी सर। क्योंकि कस्टम्स का काम तो शायद डेस्क डेस्क सर जॉब है, हाँ। या फिर वहां पे भी इतनी ज्यादा फिजिकल वर्क है? नहीं सर, एक्चुअली कस्टम्स में दो अलग तरह के लाइंस चलते हैं। एक एग्जामिनिंग ऑफिसर होता है, एक प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है। एग्जामिनिंग ऑफिसर्स का मेजर काम है डेस्क जॉब संभालना। वही प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का काम है फील्ड। एक्चुअली प्रिवेंटिव ऑफिसर से प्रमोट हुआ हूँ सुप्रिटेंडेंट सर। ओके ओके, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जी यहाँ पे अगर आप बिहार में आप डीएसपी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिकर प्रोहिबिशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो आप अपना वहाँ का नॉलेज यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ तरीका बताइए जिससे कि यहाँ पे शराबबंदी अच्छे से लागू हो पाए आपके इलाके में। जी सर। इसमें सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हमें लोगों का अवेयरनेस पहुंचानी होगी कि आपको शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। और दूसरा हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमें जगह जगह पर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने चाहिए, ताकि जो शराब से एडिक्टेड है उनको प्रॉपर तरीके से शराब छुड़वाया जा सके। और तीसरा सर हम ये कर सकते हैं कि अपने जितने भी मतलब एज ऑफिशियल लेवल पे अपने स्पाइस हो गए, उन सबको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके सर। ओके, जी आप सर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं? नहीं सर, मैं सॉरी, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर ऑनर्स साइंस। में बीएससी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? जी सर, हार्डवेयर है जो कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए मतलब ऑपरेट करवाता है सर। सर्वर क्या होता है? तो सर्वर आपका एक वो इंटरफेस की तरह काम करता है आपके सिस्टम और इंटरनेट के बीच में सर। अच्छा, लैन लैन का फुल फॉर्म जानते हैं? सर लोकल एरिया नेटवर्क। एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म? हाइपर है। हेलो। अच्छा, ठीक है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं? हेलो। जी सर। हाँ, बाइनरी नंबर हेलो। सिस्टम हाँ समझते जी हैं? सर, सॉरी वो नेटवर्क इशू है। जी सर, बाइनरी नंबर सिस्टम जो दो डिजिट में डील करते हैं, 0 और 1 में सर। ठीक है, तो ए अल्फाबेट का, स्मॉल ए अल्फाबेट का बाइनरी सिस्टम में क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? ओके, वन का क्या होगा? वन नंबर सर का जीरो जीरो न्यूमरल? वन सर 001। ओके, टेन का? सर 1010। ओके, ये 404 एरर क्या होता है? सॉरी सर, आई एम अच्छा, नॉट एबल टू कॉल अभी। ओके, नो अगर मैं आप प्रॉब्लम। कहे तो मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, जी सर, बताइए। 404 बेसिकली कहता है कि आपका जब सर्वर फाइल नहीं एक्सेस कर पाता है या फाइल नहीं फाउंड कर पाता है, तो इस केस में 404 है। ओके, अभी रिसेंटली जब फार्मर रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था, एग्री आता है। स्टैक मिशन चल रहा था, तो इस समय सर्वर फेलियर्स का या फिर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वैसे समस्याएं आ रही थी। अगर आप उस जगह पे रहेंगे तो आप क्या निर्देश देंगे कि सर्वर जो है वो ठीक से काम करे?
करवानी चाहिए, प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है। अगर किसी भी तरह के कुछ इशू है तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। साथ ही साथ सर और भी सर्वर्स को हम ऐड करवा सकते हैं एज एंड व्हेन पॉसिबल। ओके ओके, ठीक है। आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी किनको कहते हैं? जी सर। सर अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओके, ये जस्ट 1 मिनट सर। वर्स्ट है। हाँ, वर्स्ट हैन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट किन्होंने ये दिया सर था? मैक्स वेबर ने दिया था। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स का जी कॉन्सेप्ट? सर, प्राइमरी ग्रुप, जी सर प्राइमरी ग्रुप उनको कहा जाता है जिनके जो आपके बहुत ही क्लोज है, जिनको आप रिजेंबल कर सकते हैं। वही सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप है जिनमें मतलब सभी तरह के क्लोज एसोसिएशन ओके नहीं है। जैसे फैमिली प्राइमरी ग्रुप में आप। अच्छा, कास्ट एंड रेस इन इंडिया नाम की किताब किन्होंने लिखी थी? तो किस फेमस सोशियोलॉजिस्ट ने लिखा है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप बता सॉरी सर, आई एम दीजिए। नॉट एबल टू रिकॉल। हाँ, नो प्रॉब्लम। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए। बिहार में जो समस्या है लीगर प्रोहिबिशन की, या फिर इसको आप सोशियोलॉजिकल एंगल से आप कैसे एनालाइज करेंगे? या फिर जो अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या फिर भी अभी भी शराबबंदी जो है पूर्ण तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, तो इसको आप एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जी सर, एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसका एक मेजर रीजन है फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स का ना होना। जिस तरह से शब्द हो जाए तो उससे हम कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा चीज हम सर इसमें ये मैक्स वेबर का ये वर्सेन अप्रोच लगा के ये कर सकते हैं कि अगला का क्या रीजन है, मतलब क्या मोटिवेशन है शराब पीने का। अगर हम वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके कि क्या इसका पीछे एक अनएम्प्लॉयमेंट है या इसके पीछे एक बैड सोशल ग्रुप है, तो हम उस पर भी बेहतर तरीके से काम ओके, और सोशियोलॉजिकली इसके कर सकते सॉल्यूशंस हैं क्या सर। होंगे? जी सर, सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशन जैसा मैंने सर पहले बताया कि एक तो हम फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ सकते हैं। दूसरा चीज सर, हम लोग अपने आप को उनकी जगह पर रख के ये सोच सकते हैं कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या करता। और उस केस में हम कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जैसे कि सुधार गृह मैंने बताया। ओके, ठीक। सर, पहले आपको सर कि सुधार गृह बना सकते हैं, या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट इशू। नेटवर्क लगता है प्रॉब्लम है सर, बार बार हाँ आवाज का। नेटवर्क, हाँ बिल्कुल नेटवर्क इशू है। आवाज जा रही मेरी? जी सर। गुड एल्गोरिदम इवनिंग क्या सर। होता है, थोड़ा सा बताइएगा तो। जी सर, एल्गोरिदम सर बेसिक लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं ना, कि उसका प्रॉपर एल्गोरिदम कहते हैं सर उसको। आपका आवाज नहीं आया, फिर दोबारा से हमको समझाइए तो, क्या सर बोले थे? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि एल्गोरिदम में सर बेसिकली हम जब बेसिक ह्यूमन लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का आउटलाइन को लिखते हैं तो हम उसको सर एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा अच्छा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ये उसमें हम स्टोर करेंगे अपने सारे डेटा को सर, वर्चुअल स्टोरेज की तरह उसको क्रिएट किया जाएगा सर। अच्छा, आपका आवाज तो आ नहीं रहा। अच्छा, हॉबी था आपका प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग क्रिकेट। ये सर। तो हिटमैन किसको बोलते हैं? सर रोहित शर्मा को। अच्छा, तो रोहित शर्मा ने पहला अपना सर एम डबल ऑडिबल सर। सेंचुरी जो है, डबल सेंचुरी जो है अपना, हाँ आवाज आ रही है यस अब, सर। जी किसके सर। खिलाफ लगाई थी? सर श्रीलंका की
श्रीलंका के खिलाफ पहला डबल सेंचुरी के खिलाफ लगाई थी उन्होंने। किसके जी सर। खिलाफ? जी सर। श्रीलंका। सर यस सर, उन्होंने 287 की पारी श्रीलंका के खिलाफ अपना हाईएस्ट बनाया था। मैं पहला पूछ रहा, पहला पहला डबल सेंचुरी। पहला डबल सेंचुरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर, पहला डबल सेंचुरी। 2013 में ऑस्ट्रेलिया में। जी सर। थैंक यू सर, भी बोल दिए। अगर बोर्ड मेंबर आपको बताते हैं। आवाज बार बार आपका लेकिन कट जा रहा है, तो वो रिदम नहीं बन पा रहा है। हाँ, रिदम नहीं बन रहा है। ठीक है, आप सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। ओ, कोई 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 इशू नहीं। पहला आपका है बिहार प्रशासनिक सेवा। सर अभी 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 ऑडिबल है क्या सर? हाँ, अभी प्लीज आ सर, रही है बिहार पुलिस आवाज। सेवा सर। बिहार पुलिस सेवा। जी सर। यस सर। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ही भीड़ आ जाती है, मॉब आ जाती है, और वो प्रदर्शन करता है, लगातार मांग करता है कि हमारी स्कूल में जो है ज्यादा फी ले रहा है, जी सर। हमको एंट्री नहीं दिया जा रहा है, ना खेल का मैदान है, ना कोई स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया। एज ए एसडीपीओ आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आपका पोस्टिंग होता है पूर्णिया जैसे बड़े शहर में, या पटना के कोई सिटी में आप हैं, तो उस भीड़ को कैसे टैकल करिएगा आप, कैसे उसको समझाइएगा? पूरा यंग जो भी क्राउड है भरा पड़ा हुआ। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि सर एडुकेट पुलिस फोर्स वहां पे प्रेजेंट हो, ताकि किसी भी तरह का कोई अभद्र सीन क्रिएट हो तो हम उसको आराम से टैकल कर सकें। दूसरी चीज सर, मैं उनको एश्योरेंस दूंगा कि उनकी सारी बातें सुनी जाएंगी, और उनको बताऊंगा कि आप कृपया थोड़ा शांति बरकरार रखें, प्रशासन आपकी मदद के लिए है और आपकी सारी बातों पे सुनवाई करेगा, कि उनको सही तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाल आके वार्तालाप कीजिए, उनको अपने सारे इश्यूज बताइए, हमें बताइए, हम उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। चौथा सर, मैं जितने भी अपने सीनियर ऑफिशियल्स हो गए उनको अपना सारे अपडेट दूंगा कि अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, और हमने ये उनसे गाइडेंस भी लूंगा सर इस रिगार्डिंग। अच्छा, वो नहीं माना, भीड़ उग्र हो गया, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? सर उस स्थिति में हम अपने पुलिस फोर्स को ये बोलेंगे कि जितने भी मतलब इस तरह के एंटी सोशल एक्शन लिए जा रहे हैं, तो उनके तरफ, उनके लिए अगेंस्ट आप कार्रवाई कीजिए। साथ ही साथ मैं अपने सीनियर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम और पुलिस फोर्स हमें और भेजी जाए, ताकि हम इस सिचुएशन को इफेक्टिवली डील कर सकें। और जितने भी उन वहाँ के अभी समुदाय या उनको बड़े बुजुर्ग होंगे, उनसे बोलूंगा कि आप प्लीज भीड़ से रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा शांति बनाए रखें। चलिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क को नामंजूर है सुनना सुनाना आपका बात हम लोग को लगता है। चलिए, अच्छा है, ऑल द बेस्ट। कोई नहीं, थैंक आप यू अच्छा सर। बता रहे, फ्लो सही है, लेकिन आवाज बीच में कट जा रहा, तो सही से स्पष्ट सुनाई नहीं दे पा रहा है बार बार बात। कल फिर थोड़ा से सा ट्राई स्पीड, करूंगा लेकिन सर। हम बोलेंगे फिर भी आप थोड़ा बोलने का स्पीड थोड़ा सा कम करिए। मेरा बस यही अच्छा। सजेशन रहा, बाकी नॉलेज है आपको, नॉलेज है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी सर सजेशन दे सकते हैं बेटर, हमारे भी गुरु हैं सर सर को ज़्यादा अनुभव है ईपीसी से लेके हर चीज़ में, तो सर बताएंगे बाकी। ओके। आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आज बता दीजिए कि ये अमेरिका में ग्रीनलैंड के विलय के लिए जो बिल पेश हुआ है, ये किन्होंने लाया है, तो इस सांसद में? सॉरी सर, वो अभी रिकॉल नहीं कर पाया, मैं आज करंट अफेयर से भी वो सेशन सुन रहा था, बट मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ओके, ठीक है। ये अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी आवाज कट रही है, या फिर आ ही नहीं रही है। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक बार और आपका मॉक रखेंगे। ठीक है। आपका कब है फाइनल इंटरव्यू? सर अभी ऑडिबल 20 फरवरी को है। नेटवर्क का कुछ ज्यादा इशू आ रहा है, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी सर। कितने फरवरी को है? सर 20 फरवरी को है मेरा।
अच्छा, 20 फरवरी को है, ठीक है, एक बार जी और सर। आप दीजिएगा। आप अभी जी मुंबई जी से ही सर। जुड़े हैं या फिर अ, पटना वगैरह में है? जी सर, मैं अभी मुंबई में हूँ सर, पटना आने का सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम दस। एक बार और अच्छा रहेगा, एक बार और जी जी दीजिएगा। सर। ठीक है। जी सर। जी आज बहुत अधूरा सा महसूस हुआ है, आपसे अच्छे से वार्तालाप नहीं हो पाई, बट ठीक है। आपका प्रॉमिसिंग है, आपको नॉलेज है, सर ने जैसा बताया है। थोड़ा बहुत आप अपने ये क्रिकेट वगैरह पे भी काम करते रहिए, क्योंकि कई बार क्रिकेट से एकदम आसान सवाल पूछेंगे जो लेटेस्ट अभी न्यूज में लास्ट एक महीने में चल रहा है इसी से। और कभी कभी जैसा सर ने पूछा है रिकॉर्ड वगैरह के बारे में, तो वो सब आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है। बाकी कस्टम्स का आपको अच्छा नॉलेज है, जी सर। प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं जी सर। तो आपके वर्क एक्स पे काफी घूमेगा। ठीक है। ऑलरेडी एक कस्टम सुपरिटेंडेंट थे, वो 65 बीपीएससी में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सेलेक्ट हो गए थे। वो कस्टम्स में ही थे मुंबई में, अभी वो डीएसपी हैं 65 से। तो मतलब बिल्कुल चांस ओके सर। रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है। वो जी लोग काफी वर्क से सवाल पूछेंगे, बट आपको बिल्कुल वहां पे टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं आता है तो आराम से जी सर। सॉरी बोल के अपना, और जहाँ पे आप अपने पर्सनैलिटी का अच्छा पक्ष दिखा सकते हैं वो दिखा के बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट, अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप अपने आप को सिस्टम को अनम्यूट कीजिए और हेलो। हाँ अभिषेक जी। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आ रही। सर। प्लीज अपना नाम बताए बिना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैंने अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2016 में किया। मेरे कॉलेज का नाम था आईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भोपाल में स्थित है। बाद में सर आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर में जॉब कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सर गवर्नमेंट सेक्टर में 2021 में एज ए जूनियर अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्वाइन किया। उसके बाद सर अभी 2023 में मैंने कैग ऑफिस ज्वाइन किया, जो भुवनेश्वर में है। एज आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है सर। हेलो सर, सॉरी सर, वो नेट चला गया था। ओके ओके। आज सर आवाज आ रही है? मकर संक्रांति के दिन कुछ है क्या? इतना नेटवर्क इशू मुझे लगता है इससे पहले किसी भी कोहोर्ट में नहीं हुआ था। हो सकता है। हाँ ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। ओके सर। हाँ। सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली वो वॉइस का ही इशू था। मुझे लगता है कि सर भी नहीं सुन पाए होंगे, फिर से एक बार बता दीजिए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद 2016 से 2018 तक मैं आईबीएम बैंगलोर में जॉब कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद सर 2021 में मैं एज ए जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को ज्वाइन किया। फिर सर 2023 में मैं डिविजनल अकाउंटेंट बना इन कैग कैग ऑफिस, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है सर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप सॉरी, सबसे पहले तो मुझे आप बता दीजिए कि ये उड़ीसा, भुवनेश्वर में आप पोस्टेड हैं। जी सर। ओके, तो उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट्स का नाम बता दीजिए। सर उड़ीसा के नेबरिंग स्टेट सर झारखंड, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। यस सर।
ओके, ठीक है। आपका ये सीएजी से में आप एसोसिएशन है, सीएजी किस आर्टिकल के अंदर आता है? सर सीएजी का आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। 4 आर्टिकल हैं बेसिकली जो सीएजी के लिए डेडिकेटेड है सर। ओके, आपका मुख्यतः काम क्या रहता है? सर डिविजनल अकाउंटेंट का जो पोस्टिंग होता है सर वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है पब्लिक वर्क्स। उसमें हमारा काम एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर और इंटरनल चेकर के रूप में होता है। तो जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसका पब्लिक वर्क्स में जो यूज हो रहा है वो सही से यूज हो रहा है या नहीं, वो हम लोग सर इसका इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पहला है सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा बिहार पुलिस सर्विस और तीसरा बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस सर। ओके, आप एसडीएम के रूप में अगर पोस्टेड हैं और आपके इलाके में मिड डे मील में कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है, तो आप अपना अकाउंटिंग स्किल जो आपने सीखा है या इंटरनल चेकर के रूप में, तो ये स्किल का यूज करते हुए आप वहाँ पे किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले तो सर मिड डे मील का मैं देखूंगा जो फ्लो हो रहा है ब्लॉक के थ्रू, वो सही से पहले पहुंच रहा है कि नहीं जगह पे। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो मैं पूरा उसका प्रॉपर ऑडिट करवाऊंगा कि इसमें कितना फंड एलोकेट हुआ है और कितना खर्च हुआ है। अगर वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ है तो उस पर सर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। जी सर। ओके, ये प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है? प्रोप्राइटी ऑडिट, सॉरी सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट जो एक्ट। है सर वो पंचायती राज हम्म। इंस्टीट्यूशन के लिए है सर। उसमें 1991 में आया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक लोकल गवर्नमेंट होगी सर। ओके, इसमें ऑडिट का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? सॉरी सर एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या मैं गेस कर सकता हूँ? हाँ, बताइए। आर्टिकल 243 जे के अंदर आता है शायद। ओके, गुड। आप ये ऑडिट भी करते हैं क्या? नो सर, हम लोग मतलब सिर्फ जो ऑफिस में जो फंड फ्लो है सर उसको चेक करते हैं, हम लोग ऑडिट नहीं करते हैं सर। ओके, ठीक है। तो फंड के में ये पीएफएमएस क्या होता है, इससे कुछ आपका रिलेशन है? यस सर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है सर। उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब उसमें रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है सर, जो कि हम चेक कर सकते हैं कि कितना फंड कहाँ गया नहीं गया। ओके, क्या बेनिफिट है पीएफएमएस का, सर या इससे क्या पीएफएमएस से है बदलाव आया कि है? सर पीएफएमएस से सबसे पहला फायदा है कि सर इससे डिजिटलाइजेशन में फायदा हुआ है, और फंड जो है वो सही तरीके से सब पे पहुंच रहा है कि नहीं ये सिटीजन भी चेक कर सकते हैं। और गवर्नमेंट पूरे स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी इसको एक्सेस करके देख सकते हैं कि जितना फंड एलोकेट हुआ है वो सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अच्छा, आपको आपके काम में सबसे चुनौतीपूर्ण क्या लगता है? सर एक्चुअली हमारा काम होता है टेंडर में भी, कि टेंडर जब हम देते हैं और तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं अपना बिल पास करवाने के लिए हमारे पास आते हैं, तो उसमें सर कभी कभी होता है कि कुछ बिल जो वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी पास कर दिया जाए, तो उसमें थोड़ी चुनौती होती है सर कि हम सही से उसको चेक करने के लिए समय लगता है, जिस कारण से वो लोग कभी कभी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं सर। तो कैसे आप लोग डील करते हैं? सर हम उन्हें बताते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, जब तक सारे प्रोसेस को हम टिक नहीं करेंगे तब तक हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे सर हमारा पहले होता है कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वो हमें पहले टेक्निकल सैंक्शन देते हैं कि इसमें सही से सारा काम हुआ है कि नहीं। उसके बाद सर हम लोग देखते हैं कि जितना इनको फाइनेंशियल बोला गया था कि इतना ही यूटिलाइज करना, उससे ज़्यादा का तो नहीं दे रहे हैं, और काम हुआ है कि नहीं ये एश्योरेंस हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देते हैं। उसके बाद सर हम लोग उसको सैंक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपका इंजीनियरिंग हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि डायोड क्या होता है? यस सर, डायोड सर एक
डायोड सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए इसको यूज करते हैं। इससे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें दो जंक्शन होता है डायोड में सर। अच्छा। डायोड का जो पॉजिटिव साइड होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डायोड में करंट किस डायरेक्शन फ्लो करता है, वन डायरेक्शन या फिर मल्टीपल डायरेक्शन? सर इसको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में बहुत लो करंट फ्लो होता है और फॉरवर्ड बायसिंग में हम ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में कौन सा मटेरियल क्रिटिकल होता है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने में हमें सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम इन दोनों का मुख्यतः यूज होता है सर। भारत में इसकी उपलब्धता है क्या? सर सॉरी सर, इसको मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एम्पलीफायर का क्या काम होता है? एम्पलीफायर का सर काम होता है कि करंट का को हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं दोनों को। अच्छा, ये मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी होता है कम्युनिकेशन में? सर मॉड्यूलेशन, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कराना है तो जो हम वॉइस अगर जो भी भेज रहे हैं तो वो वहां पे जाते जाते फेंट हो जाएगा सर, जिस कारण से हम मॉड्यूलेटर लगाते हैं ताकि उसको यहाँ पे इंक्रीज करके भेजे, फिर वहां पर डीमॉड्यूलेटर लगा के उसको वापस सेम इंटेंसिटी पे ले आते हैं सर। अच्छा, मॉड्यूलेशन से एंटीना के साइज पे बेसिकली क्या असर नॉइस, पड़ता है? सर मॉड्यूलेशन करके हम एंटीना के साइज को सर डिक्रीज कर सकते हैं। पहले एंटीना बड़ा बड़ा होता था, अभी हम स्मॉल स्केल का एंटीना लगा के काम चला सकते हैं। अच्छा, ये गेट जानते हैं, गेट, एंड गेट, यस सर, और गेट? लॉजिक गेट्स। हाँ, लॉजिक यस सर, गेट्स। एंड गेट और गेट मॉडल। जी सर। ओके। अगर आपको, कौन से लॉजिक गेट है जो कि हमेशा हाई आउटपुट ही देगा, चाहे इनपुट जो है वो कोई भी रहे? सर एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं गेस कर सकता हूँ सर। ठीक है, बताइए। एंड गेट सर। ओके, ठीक है। एनालॉग सिग्नल का क्या नेचर होता नेचर सर, सॉरी है सर, अगर मैं याद टाइम नहीं कर पा टाइम और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो? सॉरी सर, अभी मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ठीक है। आप, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नॉइज है तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ओके, लेकिन ये नॉइज रिडक्शन है क्या आपके इसमें? किस में सर? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपने, आपको आ, पढ़ाई हुई थी कभी नॉइज रिडक्शन के बारे में? यस, यस सर, नॉइज रिडक्शन के बारे में पढ़ाई हुई थी सर। ओके ओके, ठीक है। कोई बात नहीं सर। हमको पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस क्या है वो थोड़ा बताइए। सर ये तीनों सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, बट इनकी सर डिटेल मुझे उतना पता नहीं है सर। अच्छा, अभी करंटली अभी कौन किस पे कोडिंग ज़्यादा हो रहा है? सर जावा पे कोडिंग ज़्यादा होता है सर, अच्छा अच्छा। जावा और गूगल पाइथन जे पे सर। अच्छा अच्छा। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, लोगों के काम को आसान बना रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो आदमी सोचने की जो क्षमता होता है वो घटता जा रहा है। तो ये समाज के लिए एक तरह से देखा जाता है हानि का कारण बन रहा है। लोगों में जो रचनात्मकता है वो घटती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर ऐसा नहीं है सर, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आता है तो वो थोड़ा डिस्ट्रप्टिव होता है। तो जैसे चैट जीपीटी है, अगर इसको हम सही तरीके से यूज करें तो हमारा काफी समय बचाता है, और उस समय को सर हम किसी और चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे सर कुछ बुक्स ही हैं, मान लीजिए हमें पढ़ना है 400 पेज की बुक, चैट जीपीटी हमें समरी बना के दे सकता है,
तो उस टाइम में सर हम कम टाइम में ज्यादा बुक का नॉलेज ले सकते हैं, तो ये हमें सर यूजफुल लगता है कि ये सारे टेक्नोलॉजी। अच्छा, डीप फेक का नाम सुने हैं? जी सर, डीप फेक का नाम क्या है सुना ये? है। पर डीप फेक में सर किसी इंसान का शकल को कोई दूसरे वीडियो पे मर्ज करके ऐसा दिखता है कि वो वीडियो ओरिजिनल उसी आदमी का है सर। हम्म। अगर आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपका बिहार पुलिस सर्विस में चयन हुआ और आपको साइबर डीएसपी के रूप में आपका पदस्थापन होता है, और आपके पास लगातार ये मामला देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर कुछ ग्रुप को टारगेट करके, जैसे फार्मर को टारगेट करके उसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है कि आप पे ओटीपी गया है, आपके खाते में इतना पैसा आएगा, किसान सम्मान निधि या किसी योजना का नाम बना के आप हमको ओटीपी बताइए, लगातार वो आ रहा है। तो चूंकि उनके पास तो स्मार्टफोन है नहीं, बाकी कोई और साधन है, छोटा मोबाइल जिसको डब्बा मोबाइल हम लोग बोलते हैं, वो रखते हैं। तो उसको कैसे जागरूक करिएगा, क्या करिएगा उसके लिए कि ताकि ये साइबर फ्रॉड कम हो? सर जो भी फार्मर्स लोग हैं सर, तो हम लोग उनके पास अवेयरनेस पहुंचाएंगे सबसे पहले। और अवेयरनेस हम सर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके यूटिलाइज कर सकते हैं, जो ब्लॉक में मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उनके थ्रू हम उनके फार्मर्स के पास पहुंच सकते हैं। उनको बताया जा सकता है कि कोई भी आदमी आपसे ओटीपी मांगे, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी हो, तो हमें नहीं बताना है। तो सर मैं तो यही मानता हूँ सर कि प्रिवेंशन जो है वो सबसे बड़ा क्योर है। अगर हम प्रिवेंट कर दे फर्स्ट प्लेस पे ही, तो आगे सारा क्राइम रुक सकता है सर। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? जी सर। सर मेरा हॉबी बॉलीवुड मूवीज देखना और वॉक करना है सर। अच्छा, हाल ही में मूवी आया था धुरंधर, उसका डायरेक्टर का नाम बता दीजिए। सर धुरंधर मूवी के डायरेक्टर सर आदित्य धर हैं। अरे धर, उनका पहले भी मूवी आया हुआ था, लगातार एक ही जॉनर में वो फिल्म बनाते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? इससे पहले भी वही। सर वो किसी हर आदमी को सर लिबर्टी है कि वो अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सके। तो उनका इंटरेस्ट सर इसी फील्ड में है, इसलिए वो अपना इस फील्ड को में फिल्म बना रहे हैं सर। अच्छा, ये कुछ लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं फिल्म पे कि ये प्रोपगेंडा फिल्म में दिखाया जा रहा है, कि फलना सरकार आएगा तो उस टाइम ये ऐसा होगा, इस तरह से पर्सपेक्टिव डेवलप किया जा रहा है। मानते हैं ऐसा सर कुछ है फिल्म क्या? के हम्म। सर फिल्म के स्टार्टिंग में ही सर ये डिस्क्लेमर आता है कि ये एक काल्पनिक फिल्म है, जिससे किसी को जोड़ के ना देखा जाए। हम्म। और फिल्म में सर कहीं कहीं कुछ दृश्य हैं जैसे पार्लियामेंट अटैक के, जिसके कारण से आलोचक लोग कह रहे हैं कि ये किसी को पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। बट डायरेक्टर जो है वो पहले ही बता चुके हैं कि हम अपना जो क्रिएटिव लिबर्टी लेके हम मूवी बनाए हैं, और इस मूवी को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए सर। अच्छा। अच्छा, क्या लगता जी है सर। एक सिनेमा के दर्शक के होने के नाते, अब जो हो रहा है थिएटर का जो है ट्रेंड घट रहा है, सिनेमा हॉल में मूवी देखने का जो है ट्रेंड थोड़ा सा कम होता जा रहा है, नेटफ्लिक्स जैसा ओटीटी आ गया है, अदर प्लेटफॉर्म आ गया है जिसपे हम लोग देख लेते घर बैठे, तो इससे क्या लगता है कि वो जो मार्केट है वो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे दूसरी तरफ जा रहा है? सर मार्केट डाउन नहीं हो रहा सर, मार्केट अपना जगह बदल रहा है सर। पहले क्या था कि लोग थिएटर जाते थे तो एक एक आदमी का टिकट लगता है तो ज्यादा पैसा हो जाता है, सब लोग मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते। अभी सर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो है 199 में मिल जाता है, जहाँ पे पूरे फैमिली बैठ के एक साथ मूवी देख सकती है। तो मार्केट डाउन नहीं हुआ सर, इससे उनका रीच बढ़ गया है ऑडियंस के पास। सब लोग अपना मूवी बना रहे हैं। अभी वेब सीरीज का सर समय चल रहा है, बहुत से लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, तो बहुत लोगों को काम मिला है इसमें। जी सर। अच्छा, क्या आप कभी पायरेटेड मूवी देखें? नो सर, मैं सब्सक्रिप्शन लेके देखता हूँ सर। अभी मेरे पास अमेजोन और उसका नेटफ्लिक्स दोनों का सब्सक्रिप्शन है सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अभिषेक आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, मुझे कुछ आप हिस्ट्री से भी जी सर। बता दीजिए। समुद्रगुप्त के बारे में सुने हैं? यस सर, समुद्रगुप्त के बारे में सुने हैं सर। अच्छा, गुप्त इनके वंश के शासक थे। ओके, इनके बारे में हमें किस इंस्क्रिप्शन से डिटेल्स मिलता है? सॉरी सर, ये मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयाग प्रशस्ति सुने हैं?
ये सर प्रयाग प्रशस्ति सुना है सर, जो हरि सेन ने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, ठीक है। वेदास में किन वेद में रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में मेंशन है? सर यजुर्वेद में है सर। ओके, ये आप डीएसपी के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, आपको बनने की इच्छा है, तो मुझे बता सकते हैं कि मौर्य जब एम्पायर था उसमें अर्थशास्त्र के अनुसार एस्पियोनाज के लिए कौन से ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते थे? गुप्तचर मतलब होते थे स्पाई सर कौन वो। होते थे, स्पाई को एग्जैक्ट, किस? हाँ, सॉरी सर, एग्जैक्ट नाम सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके, कोई बात नहीं है। अ, राजतरंगिणी किन्होंने लिखा था? सर राजतरंगी कलहन के द्वारा लिखा गया था सर। ओके, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये किसके अंदर था? कौन इसको चेयर किए थे? सर धार कमेटी के द्वारा ये चेयर किया गया था सर। श्योर हैं, फजल अली? no, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, फजल फजल अली कमेटी था थे सर। जी सर। इसमें सर ओके, दो तीन कमेटी बने थे, उसके पहले जेबीपी कमेटी भी बने थे, उसके बाद फजल अली कमेटी बना। ओके, ठीक है। किस साल में बना था ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? जो फजल अली का कमीशन था सर वो 1953 में बना था सर। गुड। कौन सा, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, जी सर। तो कौन सा एग्रीमेंट जो है इसके लिए मतलब फॉर्मली डिसॉल्व करने के का कंफर्मेशन हो गया था, जिस जिस एग्रीमेंट के बाद सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था? सर मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे ये याद नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं है। आप करंट अफेयर्स में आज क्या कुछ इम्पोर्टेंट तीन खबरें बता दीजिए। सर अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल चल रहा है सर, इसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई ईरान में, और अमेरिका ने बोला है कि अ, हम लोग मदद भेज रहे हैं सर। ये एक खबर है सर। दूसरी खबर सर, अभी आज मकर संक्रांति था सर, तो बिहार में बहुत जगह इसके भोज का आयोजन था सर, ये पेपर में मैंने पढ़ा था। ये सर यही दो न्यूज़ अभी मैं कौन सा सर पेपर आपको। पढ़ते हैं आप? सर हिंदुस्तान पढ़ता हूँ सर। उनके एडिटर का नाम क्या है? सॉरी सर, याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं है। ये मनसा वाचा कर्मणा, ये एक कॉलम आता है हिंदुस्तान में, किस पेज पर होता है? मैं पेज नंबर नहीं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मतलब किस, जैसे अपना बिहार, अपना पटना, इस प्रकार से कौन से पेज पर होता है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा सर। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। थैंक यू सर। जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम का जो बेसिक्स है वो अच्छा है, ठीक है। आपने मॉड्यूलेशन हो गया, और भी बहुत सारे आप सवाल का आप बहुत अच्छा से आंसर दिए हैं। अकाउंटिंग भी आपका अच्छा है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं। बाकी आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, नहीं, अच्छा है, अच्छा है, सब सही है। वो थोड़ा, लेकिन हमको लगता है एआई वाई की तरफ जाएंगे अगर आपका वो पढ़ पूछ लिए हैं पर सॉफ्टवेयर से, फिर थोड़ा सा वो वही सेक्टर देख लीजिएगा बस, बाकी सर जो भी मुझे अभी एक चल सवाल रहा पूछना था सर। है। जैसे मेरा तो जॉब जो मैंने 2016 से 18 सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आईबीएम में था सर, उसको मैं कोट करूँ कि ना करूँ इंटरव्यू में सर, वो छोड़ दूँ? स्कोप अगर लग रहा है आप उसमें अच्छा कर पाएंगे तो बता दीजिए।
तो उसमें तो फिर बहुत सारे सवाल हो सकता है कि आईटी सेक्टर में इतना बूम है, आपने छोड़ दिया, ये कर दिया, इस चक्कर में सब फंस सकते हैं। वो लोग उधर से ज्यादा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में घुस जाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे सर आज ही कहे थे, जी सर। वो तो आप देख ही रहे हैं कि आप ऑलरेडी डिविजनल अकाउंटेंट है, आप जूनियर अकाउंटेंट से डिविजनल अकाउंटेंट का सफर तय किए हैं, तो उनको पता ही है कि आप क्या छोड़े और क्या पाए हैं। ठीक है, जी तो सर। इसीलिए सॉफ्टवेयर का मतलब जो सर जावा पूछ रहे थे या फिर ये सब हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, सर्वर हो गया, जी इन सब की तरफ झुकाव रहेगा। बाकी आपका ये हॉबीज है, वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड घूमेगा शुरुआत में इंटरव्यू, उसके बाद फिर उनको मन करेगा तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम पे थोड़ा सा ड्रिल करेंगे, या फिर अगर छोड़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके मूड पे। बाकी वर्क एक्स अच्छा से रखिए। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शन है आपका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। और हॉबी भी तैयार रखिए। जी बाकी सर। मतलब आप अच्छा आंसर कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू हाँ सर। अच्छा। ओके, देन विल रैप इट अप। हम लोग, सर आज जुड़े आप बिल्कुल, थैंक यू। थोड़ा लग सा रहा हो है जाता कि है, फोन फोन पे ही मैनेज हो रहा है, सब मैसेज आ रहा है, कर रहे हैं, बात हो रहा है। पीएम सर का ट्रांजिट विजिट भी है पूर्णिया में, तो उसका लग भी रहा है है कि कुछ। बिल्कुल मतलब थकावट से आप बहुत ज्यादा, खा भी नहीं बहुत ज्यादा। पाएंगे, सो ही जाएंगे सीधा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, सर। ओके सर, थैंक यू।